रिदा आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियों से उतरती नीचे की तरफ आई थी। जीनत के सामने तो इसने बड़े धड़ल्ले से कह दिया था कि वारिद आज रात इसके साथ रुकेगा, लेकिन वारिद ने तो इसकी तरफ पलटकर देखा तक नहीं था। वो जब से आया था जीनत के कमरे में था और इसी चीज ने तो इसे आग लगा दी थी। आज जीनत ने इस पर अपना और वारिद का रिश्ता क्लियर कर दिया था। वो इसके पास बैठी इसे बता चुकी थी कि वारिद और इसके बीच जिस्मानी रिलेशन नहीं है, और ये बात सुनकर इसे इतना सुकून मिला था कि हद नहीं। लेकिन इसका सुकून घर करने के लिए इसका शोहर काफी था, जो इसकी तरफ निगाह उठाकर देखे बगैर जीनत के कमरे में चला गया था। वो आहिस्ता से दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुई तो सामने के मंजर ने जैसे कमरे की छत इसकी सर पर गिराई थी। जीनत वारिद की शर्ट में इसके सीने पर सर रखे गहरी नींद सो रही थी। बिस्तर की शक्लें इस पर बहुत कुछ जाहिर कर चुकी थी। एक नजर इन दोनों की अबतर हालत देखती वो उल्टे कदम रूम से बाहर निकल गई थी। कमरे में हल्की सी रोशनी पर वारिद की आंख खुली तो इसने हैरत से दरवाजे की तरफ देखा था, जहां से हल्की सी रोशनी आ रही थी। इसे अंदाजा नहीं था कि कमरा लॉक नहीं है। वैसे तो इसके कमरे में कोई आता जाता नहीं था, इस तरह भी ना इसकी इजाजत के बगैर, और ना ही किसी को आदत थी बिना नॉक किए कमरे में दाखिल होने की। लेकिन फिर भी इस वक्त वो दोनों एक दूसरे के इंतहाई करीब थे, और ये इंतहाई नामनासिब बात थी कि इनके कमरे का दरवाज़ा यूं खुला हो। इसने बिस्तर से उठते हुए दरवाजे को अच्छे से लॉक किया था। जब नंगे पैर वापसी पर कोई चीज़ इसके पैरों के नीचे आई थी, इसने झुककर वो सोने की बाली उठाकर देखी थी। ये किसकी है? रिदा की। लेकिन वो यहाँ इस कमरे में क्यों आएगी? हो सकता है किसी और की हो। वैसे भी नायरा और काका सारा दिन ही जीनत के कमरे में आती जाती रहती हैं। इसने पलट कर दरवाजे के करीब आते हुए दरवाज़ा खोलकर बारी साइड टेबल पर बाहर की जानिब रख दी थी। जिसकी भी होगी वो खुद ही उठा लेगा सोचकर दरवाज़ा दोबारा लॉक करके वो वापस बेड पर आया था। जब ख्याल आया कि आज तो इसने जीनत को इसके जख्मों पर मरहम नहीं लगाया था। अपने जख्म पर कुछ ठंडा सा महसूस करते जीनत की आंख खुली थी। वो हैरत से खुद पर झुके वारिद को देख रही थी, जो बेहद नरमी से इसके जख्म पर मरहम लगा रहा था। रात में मैंने तुम्हें हट तो नहीं किया ना? इसे जागते पाकर वो बेहद मोहब्बत से इस पर झुकता इसके लब्बों को चूम गया था। जीनत ने हल्का सा मुस्कुराकर नफी में सर हिलाया था। इसका अंदाज मोहब्बत से चूर था। मैं तुम्हारे लिए एक तोहफा बनवाया था, सोचा था जब हम दोनों एक दूसरे के करीब आएंगे तब दूंगा, फिर बाद में याद ही नहीं रहा। और कल रात फिर तुम्हारी कुर्बत का नशा ऐसा हावी हुआ कि तुम्हें तुम्हारा गिफ्ट दे ही नहीं पाया। तुम्हें अपनी ज़िंदगी में शामिल करके मैं इतना खुश हूँ कि दुनिया के कोई भी तोहफा मेरी खुशी के सामने बहुत छोटा है। लेकिन फिलहाल तुम्हें देने के लिए मेरे पास यही है। वो साइड दराज से एक छोटी सी डिब्बिया निकालते हुए इसके सामने करने लगा था। फिर खुद ही मुस्कुराकर इसे खोलता इसमें से खूबसूरत सा लॉकेट निकाल चुका था, जिसके ऊपर वारिद का नाम बेहद खूबसूरती से लिखा हुआ था। प्यारा है ना? इसने बेहद नरमी से इसके गले में पहनाते सवाल किया था। बहुत बहुत ज़्यादा प्यारा है, बहुत शुक्रिया। वो खुशी से चहकी थी। ये क्या तरीका है शुक्रिया अदा करने का? शोहर का शुक्रिया अदा करने का तरीका थोड़ा अलग होता है। इसने अपने गाल पर उंगली रखते हुए अपना गाल इसके करीब किया तो वो शर्मा सी गई थी। अभी तक दिल नहीं भरा आपका? वो शर्माते हुए इसके गाल पर अपने लब रखते हुए बोली थी। मिनटों से हासिल हुआ इंसान कितना अजीज होता है ये तुम नहीं समझ सकती। जिस दिन तुमसे दिल भर गया ना, इस दिन समझ लेना वारिद शाह ने सच्चा इश्क किया ही नहीं था। वो नरमी से इसके लबों पर अपने लब रखता है इसके नाजुक से सिरापे को अपनी मोहब्बत की शिद्दत से भिगोने लगा था। एक दफा फिर से वो अपनी मोहब्बतों के साए में कैद करने लगा था। इसके सीने में खुद को छुपाती वो आंखें मूंद गई थी। कहाँ थे आप सुबह से? सारा दिन घर क्यों नहीं आए? इसने घर में कदम रखा ही था कि तरकता फरकता सवाल आया था। मेरी जान शाम के 3 बज रहे हैं। इतना भी वक्त नहीं हुआ कि मेरे प्यारे क्यूट बेबी को गुस्सा आ जाए। वो इसके पास आता इसके लबों पर झुकने ही लगा था कि उसके मुंह पर हाथ रखती इसे खुद से दूर कर गई थी। अब अगर आपको कमरे के बाहर दौरा पराना शाह साईं में सचमुच में कच्ची मछली सुंघा दूंगी आपको। आपका दौरा वैसे भी ठीक होगा। मिर्गी का दौरा शौक सुंघाने से ठीक होता है और रोमांस का दौरा कच्ची मछली सुंघाने से। वो जैसे रिसर्च करके बैठी थी, जबकि कच्ची मछली की स्मेल को सोचते हुए शाबिर का मूड पूरी तरह से बिगड़ा था। इतने प्यारे इतने खूबसूरत होंठ हैं तुम्हारे, कैसी गंदी गंदी बातें निकालती हो इनसे। बताओ क्यों याद कर रही थी? वो उसकी कमर में हाथ डालते हुए सोफे पर बैठा अंदाज ऐसा था कि इसका वजन मासूम सी असीर पर पड़ रहा था, जो उसके मोटे मोटे फूले बाजू पर चुटकी काट रही थी, जबकि वो उसकी हरकत को बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहा था। जब बर्बाद से दरवाजे पर खड़ा नजर आया, वो दीन मोहम्मद उसकी बीवी को अंदर जाने का इशारा कर रहा था, जबकि अपने माँ बाप को देखकर वो चहक उठी थी। वो भागकर खुशी खुशी लोगों से मिलने लगी थी, जबकि शाविशा भी मुस्कुराकर सीधा होता इनको वेलकम करने लगा था। आसिर की चहचहाहट सुनते हुए रूहा भी कमरे से बाहर आ गई थी। कुछ दिन पहले इन लोगों के घर से इतना अच्छा लगा था कि आसिर के वालिदैन ने इसे बहुत इज्जत और मोहब्बत दी थी। वो आके आते इनसे मिलती, इनके साथ ही बैठकर बातें करने लगी थी। शाह साईं, आज हम यहाँ अपनी बेटी से मिलने नहीं आए, बल्कि आपसे एक अर्जी करने के लिए आए हैं। देखिए, ये सिर्फ हमारी इल्तिजा समझ लीजिएगा। अगर आप लोगों को इतराज़ भी होगा तो भी नाराज़गी वाली कोई बात नहीं। दीन मोहम्मद ने बात शुरू की तो शाबिर थोड़ा सा उलझा था। ऐसी कौन सी बात थी जिसके लिए वो इस तरह से बात कर रहे थे? जी आप कहें, नाराज़गी वाली भला क्या बात है? आप खुलकर कोई भी बात कर सकते हैं मुझसे। वो सीधा होता इसे कहने लगा था। वो दरअसल शाह साईं, आप सिर्फ हमारे हैरफा ही नहीं बल्कि बेटे जैसे भी हैं। आसिर के साथ आपका तल्लक हमें आपसे ये बात करने पर मजबूर कर रहा है।
जी जी बाबा, आप मुझे अपना बेटा ही समझे, आप जो कहना चाहते हैं खुलकर कहें। इसने इनके कंधे पर हाथ रखे थे, यानी बेटे का मान दिया था। शाह साईं, दरअसल हम अपने जियान के लिए अच्छी लड़की ढूंढ रहे हैं। ऐसे में जियान ने रूहा बीबी का नाम लिया है। हम जानते हैं हम आपके मुकाबले के लोग नहीं हैं। कहाँ आप इतनी बड़ी ऊंची हवेलियों में रहने वाले लोग, कहाँ हम कच्चे मकानों में रहने वाले। मेरे बेटे ने मुझे मजबूर किया है यहाँ आने पर। हम आपके पास यही अर्जी लेकर आए हैं कि अगर आपने रूहा बीबी का रिश्ता कहीं नहीं किया तो हमारे जियान से कर दे। जियान बहुत अच्छी नौकरी करता है, माशाल्लाह से रुपए पैसे की कोई कमी नहीं है। हम रूहा बीबी को कोई तकलीफ नहीं होने देंगे। अगर आप मुनासिब समझे तो वो जितना हो सके इतना इतने मुनासिब अल्फाज की तलाश में थे। जबकि शाबिर उनकी बात सुनकर पहले हैरान हुआ था, फिर इसने एक नज़र रूहा को देखा था। रूहा ने अपना जिंदगी का फैसला करने की इजाज़त इसे दे रखी थी। रूहा ने घर से भाग जो गलती की थी, इसके बाद किसी अच्छे रिश्ते का आने का सोचना भी शाबिर के लिए एक नामुमकिन सी बात हो गई थी। और जियान हर लिहाज से बहुत अच्छा इंसान था। इसके लबों पर नरम सी मुस्कुराहट थी, जबकि आसिर पूरी आंखें खोलकर इसकी हाँ की मुंतजर थी। आपने यहाँ आकर कोई गलती नहीं की बाबा, लेकिन रूहा मेरी बहन नहीं, मेरी बेटी है। मैं सोच समझ कर इससे पूछ कर ही कोई फैसला करूंगा। आपको थोड़ा इंतजार करना होगा। वो हल्का सा इसके कंधे को दबाते हुए बोला था। जो हाथ बांधे इसके बेहद नजदीक बैठे थे, वो इनके हाथों को अपने हाथ से थाम लाजमा को रात के खाने में कुछ अच्छा सा बनाने का हुक्म देता इनके साथ ही बातों में मसरूफ हो चुका था। जियान वो वाहिद शख्स था जो रूहा के बारे में सब कुछ जानता था। इसकी मोहब्बत, इसका घर से भागना कुछ भी जियान से छुपा हुआ नहीं था। लेकिन फिर भी अगर वो इसका रिश्ता मांग रहा था तो इसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना चाहता था, तो ये रूहा के लिए इसकी खुद खुशकिस्मती ही थी। जी भाई, आपने मुझे बुलाया। रूहा कमरे में दाखिल होती इसके सामने आकर बैठ गई थी। इसने स्टडी रूम में से बुलाया था, जबकि असीरत तो अपने वालिदैन के जाने के बाद से काफी ज्यादा एक्साइटेड थी। अभी थोड़ी देर पहले वो उसके पास बैठी अपने भाई की तारीफों के पुल बांध रही थी और ये तक कह दिया था कि मेरा भाई तुम्हें शहजादी बनाकर रखेगा, और अगर इसने शहजादी बनाकर नहीं रखा तो मुझे बताना, मैं इसकी हड्डियां तोड़ दूंगी। यानी इसे काफी बड़ी सपोर्ट थी असीर की तरफ से। अगर इसका भाई इसके साथ किसी तरह का कोई गलत सलूक करता तो इसकी हड्डियां तोड़ देनी थी। इसकी बात पर वो मुस्कुराते हुए कमरे में दाखिल हुई तो शाबिर को काफी परेशान पाया था। हाँ रूहा, मैं तुम्हें यहाँ इसलिए बुलाया है ताकि मैं तुमसे जियान के बारे में पूछ सकूं। देखो, जियान एक अच्छा लड़का है, असीर का भाई है। हाँ, इसकी हैसियत हमारे मुकाबले में बहुत कम है, लेकिन अगर एक अच्छा जीवन साथी बात करूँ तो मेरे ख्याल से जियान एक ऐसा इंसान है जिसके साथ तुम एक अच्छी जिंदगी गुजार सकती हो। अगर मैं अपना फैसला तुम्हें सुनाऊं तो मेरा फैसला जियान के हक में है। मुझे इस पर शादी पर कोई एतराज नहीं है। अगर मैं खुद तुम्हारे लिए कोई जीवन साथी चुनता तो शायद जियान मेरी नजर में जरूर आता, लेकिन मैं तुम्हारे साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं करूंगा। जिंदगी तुमने गुजारनी है, फैसले भी तुमने ही करने हैं। लेकिन एक बात याद रखना, जो शख्स अपनी बहन की खातिर मेरे मुकाबले पर आ सकता है वो तुम्हारी खातिर भी लड़ेगा। हाँ, हो सकता है इसके साथ तुम्हें थोड़ा बहुत माली तंगी का सामना करना पड़े, लेकिन हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को समझने वाले हो तो ये सारी चीजें मायने नहीं रखती। आगे तुम फैसला करो, तुम क्या चाहती हो। जियान जल्द ही वापस सऊदी अरब चला जाएगा। इसके जाने से पहले वो लोग शादी करना चाहते हैं। इसने तफसील से बताया था। मैंने आपको पहले भी कहा था भाई, मेरी जिंदगी का फैसला आप करेंगे। अगर आपको लगता है कि जियान एक ऐसा इंसान है जिसके साथ मैं जिंदगी गुजार सकती हूँ तो मुझे इस फैसले पर कोई एतराज नहीं है। बल्कि मैं तो जियान की शुक्रगुजार हूँ कि मेरी हकीकत जानने के बावजूद भी वो मेरे घर में इस तरह इज्जत से रिश्ता लेकर आया है। आप इन लोगों को हाँ कर दे। मेरे लिए ये खुशकिस्मती की बात है कि एक अच्छे शोहर के साथ मुझे असीर के माँ बाप जैसे वालिदैन भी मिलेंगे। वो अपनी बात मुकम्मल करती उठकर कमरे से बाहर निकल गई थी, जबकि शाबिर नरमी से मुस्कुरा दिया था। इसे रूहा से इसी जवाब की उम्मीद थी। नहीं यार, जो रिक्वायरमेंट्स है वो तो हमें पूरी करनी ही पड़ेंगी। शनाख्ती कार्ड अर्जेंट बेस पर क्या सुपर अर्जेंट बेस पर भी बनाया जाए तो भी एक हफ्ता तो लग ही जाएगा। एक हफ्ते से कम में काम नहीं हो सकता। मैंने अपने सारे जानने वालों से बात कर ली है। यरमान अपनी पावर से पासपोर्ट और वीज़ा जल्दी सेटअप करवा देगा, लेकिन शनाख्ती कार्ड के लिए तो वक्त लगेगा। हम एडी चोटी का दम लगा दे तो भी 15 से 20 दिन तो कहीं नहीं गए। तब तक तो वहाँ अमेरिका में तेरा आधा काम हो जाएगा। तुझे इस संडे हर हाल में निकलना है, यानी कि 2 दिन के बाद हम दिन रात भी एक कर दे तब भी जीनत का काम नहीं हो सकेगा। मुजावर इसके पास बैठा इसे बता रहा था, जबकि इसकी बातें सुनता इसके पास नहीं चल रहा था कि वो उसे गला दबाकर खत्म कर दे, जो हर इंसान के काम आता था सिवाय इसके। बकवास ना कर मुजावर, 2 साल पहले तूने कितना स्मार्टली नायरा का शनाख्ती कार्ड 3 दिन के अंदर बनवाया था। चलो वीज़ा पासपोर्ट में खुद कुछ ना कुछ कर लूंगा, लेकिन ये शनाख्ती कार्ड का तो मसला हल कर देना। वो इसे देखते हुए बोल रहा था, जबकि मुजावर ने नफे में सर हिलाया था। इस वक्त शाबिर शाह सियासत में अंदर ही अंदर काम कर रहा था, हाथ था और वो कुछ भी करवा सकता है। तू जानता है इस मामले में हम शाबिर की मदद नहीं ले सकते। इस वक्त शाबिर के साथ मेरे तलक बेहतर थे। मैंने सिर्फ शाह को फ़ोन किया था। नहीं, मुझे इस शख्स की मदद नहीं चाहिए जिसने मेरी जिन्नत की ज़िंदगी तबाह की। वो बेसाख्ता बोला था। शाबिर ने क्या किया था वारा, तूने मुझे इस बारे में नहीं बताया। मैं तुझे कितनी दफ़ा पूछ चुका हूँ शाबिर पर तूने जानलेवा हमला क्यों किया। आखिर शाबिर ने तेरा क्या बिगाड़ा है। जीनत अस्पताल में जिस हालत में थी इसी की वजह से थी। शाबिर ने इसके साथ ये बेरहमाना सलूक किया था। वो
पर जाता था। ये तो क्या कह रहा है भारत, ये बात मैं तेरी नहीं मान सकता। शाबिर ऐसा नहीं है, कोठे पर जाना या इन औरतों से तलक रखना शाबिर की फितरत में शामिल ही नहीं है। तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? भारत ने गुस्से से देखते हुए कहा था। हो सकता है तुझे किसी ने मिस इन्फॉर्मेशन दी हो, मैं शाबिर को बचपन से जानता हूँ, शाबिर ऐसा है ही नहीं। खैर तू जा भाभी नीचे खैर तू जा नीचे, भाभी के पास डॉक्टर आने वाली होगी इन्हें चेक करने के लिए। मैं भाभी के शनाख्ती कार्ड का कुछ करवाने की कोशिश करता हूँ। वो उसके कंधे पर हाथ मारता उठकर नीचे चला गया था, जबकि भारत हैरत से इसकी बातें सुन रहा था। वो शाबिर को बचपन से जानता था और शाबिर पर एतबार भी करता था। तो कहीं कहीं क्या सच में से गलत इन्फॉर्मेशन तो नहीं दी गई थी? मैंने सारी इन्फॉर्मेशन ले ली है। रेशम भाई जो अखराज शाह है, वो कोई और नहीं, पुराना दुश्मन नहीं बल्कि तुम्हारे नए दुश्मन का छोटा सका भाई है। वो पुलिस अफसर आज भी रेशम भाई से मुलाकात करने के लिए आया हुआ था और साथ ही साथ वो रेशम भाई की मतलूबा सारी मालूमात भी लेकर आया था। क्या मतलब? क्या कहना चाहते हो तुम? कौन है अखराज शाह? मेरे कौन से दुश्मन का भाई है? रेशम भाई ने हैरानगी से देखा था। वो इसके कौन से दुश्मन की बात कर रहा था? इसकी सोच इस दुश्मन तक वो पहुंच नहीं पाई थी। अरे तुम्हारे वो ताज़ा दुश्मन जो तुम्हारे कोठे की सबसे हसीन लड़की लेके आया है, अरताज शाह की बात कर रहा हूँ मैं। ये अरताज शाह का छोटा भाई है और इसका तल्लक आर्मी से है। आर्मी पर काफ़ी बड़े अहदे पर फाइज है। इसके अंदर बहुत सारे अफसर्स काम करते हैं। यहाँ नहीं रहता, खानियार में रहता है अपनी बीवी के साथ, लेकिन बड़ी निगाह रखता है। इसके आगे पीछे हर चीज़ से बाखबर रहता है। पुलिस वालों को अपने इशारों पर नचा रहा है। रोज़ फ़ोन करता है। एक इन्फॉर्मेशन पुलिस फोर्स इस आदमी को देती है। यहाँ क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, कितनी लड़कियों का पता चल गया है, कितनी इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है, कब तक रेड डालनी है, एक चीज़ की खबर है इसे। वहाँ बैठे वो यहाँ का सारा कंट्रोल अपने हाथ में रखे हुए है। जो बातें पुलिस स्टेशन के अंदर रहते हुए हम जैसे अफसर्स को पता नहीं चलती, वो भी बातें वहाँ बैठे जान चुका है। अपने कान और आंखें खुली रखना रेशम भाई। ये कब क्या करवा दे कुछ कहा नहीं जा सकता। तुम्हारी सोच से ज़्यादा चालाक है ये आदमी और तुम इसकी नज़र में आ चुकी हो। अब अपनी हिफाजत करना तुम्हारा अपना काम है। वो अभी बोल ही रहा था जब रेशम भाई ने अपने 4-5 मोटे मुस्टंडे बॉडीगार्ड्स को अंदर बुलाया था। वो जो लड़कियां छुपा कर रखी है, इन्हें किसी भी अंदर के रास्ते से दूसरे मुल्क पहुंचाओ, इससे पहले कि ये आर्मी वाले मुझ तक पहुंचे। मुझे अपनी हिफाजत के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। ये अरताज शाह का भाई आर्मी से निकलेगा, इस बात का तो मुझे अंदाजा ही नहीं था। मेरे काम में अगर आर्मी शामिल हो गई तो रेशम भाई तबाह हो जाएगी। वो अपने बॉडीगार्ड से बोली थी जो फौरन ही इसके हुक्म पर वापस निकल गए थे। इसने रातों रात भाई से मंगवाई 1000 लड़की को किसी न किसी मुल्क में शिफ्ट करना था। तुम फिक्र मत करो वालिद, हम जीनत के सारे डॉक्यूमेंट्स बनवा देंगे। अगली दफ़ा तुम जहाँ भी जाओगे जीनत को अपने साथ ले जाना। लेकिन इस दफ़ा ये मुमकिन नहीं है। ये बात तुम भी बहुत अच्छी तरीके से समझ रहे हो। बड़े भाई इसके सामने बैठे बोल रहे थे। वो 4 दिन से हर तरफ भाग दौड़ कर रहा था, जिसमें वो बुरी तरह से नाकाम हुआ था। मैंने आपको बताया ना बड़े अब्बा, मैं इसको यहाँ छोड़कर नहीं जा सकता। अगर ऐसी बात है तो मुझे जाना ही पड़ेगा। तो फिर मैं इसे अपने शहर वाले घर पर छोड़कर जाऊंगा। वो जैसे फैसला सुना रहा था। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, यहीं रहूंगी, इसी घर में रहूंगी, क्योंकि ये मेरा भी घर है और ये सारे लोग मेरे अपने हैं। वालिद मुझे नहीं पता आप इतने परेशान क्यों हो रहे हैं। मैं इतने दिनों से यहाँ रह रही हूँ। दरवाजे पर खड़ी जीनत यकीनन इनकी सारी बातें सुन चुकी थी। तभी अंदर आते हुए कहने लगी थी, हाँ रिदा इससे थोड़ा बहुत बदजन रहती थी। आमना बेगम का लहजा सख्त था, लेकिन बाकी सारे लोग इसके साथ बहुत अच्छे से पेश आते थे। ऐसे में वालिद का अपने सारे घर वालों को लेकर इस तरह से परेशान होना जीनत को बुरा लग रहा था। आखिर वो इसके घर वाले थे, वो हट हो रहे थे इसके रवैये से। बिल्कुल ठीक कह रही है जीनत, हम इसके अपने हैं। सब इसे इस घर की बहू के तौर पर कबूल कर चुके हैं। तुम बेफिजूल में जज्बाती हो रहे हो। बड़े अब्बा का लहजा सख्त था, जबकि वो बिना कुछ बोले कमरे से बाहर निकल गया था। आप परेशान ना हो बड़े अब्बा, मैं इन्हें समझाती हूँ, मेरी बात वो समझ जाएंगे। इसने बेहद नरमी से बड़े अब्बा को मुखातब किया तो उन्होंने बिना कुछ बोले सिर्फ सर हिलाया था। तुम्हें किसने कहा था वहाँ आकर बकवास करने के लिए? मैं बात कर रहा था ना, सारा मामला हल कर लेता, किसी भी तरीके से तुम्हें लेकर जाता। अब आ गई मेरे पीछे पीछे मामला बिगाड़ कर। वो गुस्से से कमरे में दाएं बाएं हो रहा था जब जीनत कमरे में दाखिल हुई थी। पिछले 4 दिन से वो दिन रात इसकी कुर्बतों के साए में रह रही थी। यही तो वजह थी कि अब जिसे को इसके करीब आ जाती। इस वक्त भी वो मुस्कुराते हुए इसके सीने से आ लगी तो इसके चलते कदम रुक गए थे। कल वो जा रहा था और हर मुमकिन कोशिश के बावजूद भी सिर्फ इसके शनाख्ती कार्ड की अर्जेंट सेटिंग ही हुई थी और शनाख्ती कार्ड भी 1 हफ्ते के बाद ही मिलना था। वालिद मैं यहाँ रह सकती हूँ, सब लोग बहुत अच्छे हैं, मुझसे प्यार करते हैं, अच्छा सलूक करते हैं। आप जैसा सोच रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है। आप इन लोगों के भरोसे मुझे छोड़कर जा सकते हैं। ये हमारे घर वाले हैं, आपने सारी जिंदगी इनके साथ गुजारी है, कम से कम आप इन पर इतना एतबार तो कर ही सकते हैं ना। आप सिर्फ अपने रवैये से अपनी बातों से इन्हें हर्ट कर रहे हैं। वो भला आपकी बीवी के साथ आपके जाने के बाद बदसलूकी करेंगे? कभी नहीं। वो आपसे प्यार करते हैं भारत, इतना मैं भी समझती हूँ। मेरी पहचान ही ऐसी है कि वो लोग वक्ती तौर पर मुझे कबूल नहीं कर पा रहे, लेकिन आने वाले वक्त में सब कुछ ठीक हो जाएगा। और फिर मुझे भी तो वक्त चाहिए ना इन सबके दिलों में अपने लिए जगह बनाने का। ये आपके घर वाले हैं, मेरे लिए अहमियत रखते हैं। आप कल चले जाएं, मैं यहाँ रह लूँगी, रोज़ फ़ोन पर आपसे बात किया करूँगी। और क्या कह रहे थे आप? मुझसे इस फ़ोन की सेटिंग तब तक करके देंगे जब तक मैं आपके पास रहूँगी? तो ले आपके पास हूँ, अगर
करके दें सारा कुछ मुझे, और यहाँ पर मुझे अपनी और आपकी तस्वीर भी लगानी है जो हमने शहर वाले घर में ली थी। वो ज़बरदस्ती इसके साथ लगे से बातों में उलझा रही थी, लेकिन फिर भी इसका दिल नहीं कर रहा था वो इसे छोड़कर जाए। न जाने कि उसका दिल इस बात के लिए राजी नहीं था। बेशक ये सारे इसके अपने थे, इसके घर वाले थे, लेकिन फिर भी इसे एक अजीब सा डर था। वो ज़ीनत के मामले में किसी पे यकीन नहीं कर पा रहा था, लेकिन कल इसे हर हाल में जाना था। आज 4 दिन के बाद शाबी ने दीन मोहम्मद को अपना फैसला सुना दिया था। वो कोई जल्दबाजी नहीं करना चाहता था, लेकिन ज़ियान 15 दिन के बाद वापस जा रहा था और ऐसे में वो लोग शादी जल्दी करना चाहते थे। शाबी ने किसी तरह का कोई एतराज़ नहीं किया था। इसने कह दिया था कि वह 1 हफ्ते में अपनी बहन को रुखसत करने के लिए तैयार है। रूहा को शादी पर कोई एतराज़ नहीं था। इसने सारे फैसले शाबिर के सर पर डाल दिए थे और अब शाबिर के सिर में बहुत सारे काम लग चुके थे। शादी में सिर्फ चंद दिन बाकी थे और शाबिर ने अपनी बहन को शहजादियों की तरह रुखसत करना था। हवेली दुल्हन की तरह सजाई जा रही थी। ऐसे में शादी के कार्ड चुपकर आ गए थे। इसे सबसे पहला कार्ड शाह हवेली वालों को भेजा था। इसे कल ही पता चला था कि मुजावर का रिश्ता तय कर दिया गया है। इसे बहुत अफसोस हुआ था। जो भी था वो इसकी बहन से सच्चे इश्क का दावेदार था। इतनी जल्दी अगर वो मूव ऑन कर सकता है तो रूहा क्यों नहीं। रूहा के घर से भागने पर यकीनन वो बहुत हर्ट हुआ था, लेकिन इसकी मोहब्बत खत्म हो गई थी। ये बात शाबिर को बुरी लगी थी। एक बार इसने आकर नहीं पूछा था कि रूहा पर क्या बीती है। चलो मंगेतर होने के नाते ना सही, एक दफा खाला का बेटा होने के नाते इसका हाल तो आकर पूछ सकता था। अपने बाप से तो खुद शाबी ने कोई तलक नहीं रखा था। वो मुजावर से अपने बाप के नाते कोई तलक निभाना भी नहीं चाहता था। वो इसे अपनी खाला का बेटा कहता था। रूहा के घर से भागने के बाद ये 4 महीने शाबी ने कैसे गुजारे थे ये सिर्फ वो जानता था। वो दिन रात अपनी बहन की तलाश करता रहता और वो जो इसकी बहन के इश्क का दावा करता था, इसने इसका हाल तक न पूछा था। और अब वो कहता था कि शाबी ने मुजावर का नुकसान किया है। वो मानता था मुजावर के दिल की दुनिया तबाह होने में कहीं न कहीं शाबिर का हाथ था कि वो अपनी बहन को घर से भागने से रोक नहीं सका, लेकिन इश्क निभाया तो मुजावर ने भी नहीं था। बज़म ने घर में कदम रखा तो सब लोग खुशी से झूम रहे थे। कल वालिद अमेरिका जा चुका था, लेकिन जाने से पहले वो बहुत ज़्यादा परेशान था। बज़म ने इसे वादा किया था कि ज़ीनत को कुछ नहीं होगा, वो खुद ज़ीनत का ख्याल रखेगा और इसने मिराल से भी ज़ीनत का खास ख्याल रखने के लिए कहा था। जबकि जाते जाते वो ज़ीनत की जिम्मेदारी अपनी माँ के हवाले करके गया था, क्योंकि इसका कहना था कि वो अपनी माँ से ज़्यादा और किसी पर एतबार नहीं कर सकता। लेकिन घर आते तो इस पर एक और धमाका हुआ था। माँ बेगम ने खुशी से इसके मुँह में मिठाई का टुकड़ा डालते हुए बताया था कि वो 1 हफ्ते के अंदर अंदर मुजावर की शादी तय कर चुकी हैं। और ऐसा क्यों हुआ था ये वो बहुत अच्छे तरीके से जानता था। कल सुबह ही तो उन्हें रूहा की शादी का कार्ड मिला था। यकीनन अगर वहाँ रूहा की शादी हो रही थी तो यहाँ मुजावर की भी शादी करवा के उन्होंने शाबिर को मुंह तोड़ जवाब देना था, लेकिन मुजावर तैयार हो गया था। ये बात सुनकर बज़म को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था। मुजावर कहाँ है, इसने माँ बेगम से पूछा था, जिन्होंने छत की तरफ इशारा किया। वो लोग तो अभी से शादी की तैयारियों में मसरूफ हो चुके थे, जबकि वो तेजी से छत की तरफ चला गया था। दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा मुजावर, मैं अंदाजा भी नहीं लगा सकता तो इस तरह से सारा के लिए हाँ कर दोगे। मैं मानता हूँ वो बहुत अच्छी लड़की है, लेकिन इस तरह जिंदगी नहीं गुजरती। देखो मुजावर अपनी पसंद, अपनी मर्जी, अपनी मोहब्बत को कोई अहमियत रखती है। वो छत पर खड़ा था जब बज़म इसके पीछे आया था। नीचे हर कोई बहुत खुश था। मुजावर की शादी 1 ही हफ्ते में तय पा चुकी थी। अगर शादी हो भी रही थी तो इतनी जल्दबाजी में क्यों। वो मुजावर को इस तरह प्रेशराइज नहीं कर सकते थे। मैं बहुत खुश हूँ अक्का, आपको क्यों खुश नजर नहीं आ रहा। क्या है आपको। सारा अच्छी है, मैं मानता हूँ अपनी पसंद, अपनी मर्जी से अपनी मोहब्बत अहमियत रखती है, लेकिन कभी कभी खुद से जुड़े रिश्ते अहमियत रखते हैं और मेरे लिए माँ बेगम का हुक्म अहमियत रखता है। और रूहा अहमियत नहीं रखती तुम्हारे लिए, जिसके लिए मरते थे तुमने क्या कहा था मुजावर, तुम्हारे दिल की दुनिया तबाह हो चुकी है, अब कोई नहीं आ सकता तुम्हारे दिल में, तो सारा को कहाँ रखोगे। अक्का मैं ये बातें नहीं करना चाहता, छोड़े बस रहने दे, जो हो रहा है होने दे। मैं शादी के लिए तैयार हूँ, हाँ मानता हूँ फैसला थोड़ा जल्दबाजी में कर रहा हूँ, लेकिन मुझे शादी पर कोई इतराज़ नहीं है। आप भी कोई इतराज़ ना उठाएं, बल्कि भंगड़े डालने के लिए स्टेप याद कर लीजिए, क्योंकि शादी बहुत धूमधाम से होगी। वो हल्का सा मुस्कुराया था, जबकि खुशी की कोई रमक देखने से इसके चेहरे पर ना मिली थी। तुमने शादी के लिए इतनी जल्दी हाँ इसलिए की ना क्योंकि वहाँ रूहा की शादी हो रही है। बज़म जैसे बात की तय तक पहुंचा था। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता अक्का, वो चेहरा फेर गया था, जबकि बज़म इसकी बात सुनकर हल्का सा मुस्कुराया था। तुम्हें फर्क पड़ता है मुजावर शाह, बहुत फर्क पड़ता है। तुम सिर्फ इस लड़की को दिखाने के लिए कि तुम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रहे हो, इस शादी के लिए हाँ कर रहे हो। तुमने कभी सारा को नहीं चाहा, कभी इस लड़की को आंख भर कर नहीं देखा। अरे तुम तो सिवाय रूहा के किसी और को सोचा तक नहीं है। हाँ नहीं देखा मैंने किसी को भी, और नहीं सोचा किसी को भी। क्या करूं, बैठकर इसकी शादी पर रोना शुरू कर दूं, अपने दिल के बर्बाद होने का मातम मनाऊं। क्या चाहते हैं आप, रूहा शाह के नाम का जोक लेकर किसी दरबार पर धमाले डालूं। इसने कभी मुझसे मोहब्बत नहीं की, नफरत करती है वो मुझसे। अरे मुझे देखना तक गवारा नहीं था इसे। आप नहीं जानते, जब शाबिर इसके नाम के साथ मेरा नाम जोड़ता था, इसकी आंखों में कितनी नफरत उतरती थी। मैंने देखी है इसकी नफरत, बल्कि देखी नहीं है, सही है इसके अंदाज में, इसकी बातों से। मेरी बेतहाशा मोहब्बत इसे कभी नजर ही नहीं आई अक्का, इसने कभी मुझसे प्यार किया ही नहीं। मैं कौन से रिश्ते की आस पर बैठा था, सिर्फ एक अंगूठी के इस पे सब कुछ बर्बाद करके चली गई। एक दफ़ा इसने मुझे मेरे बारे में नहीं सोचा। आप जानते हैं इसकी ज़िंदगी में कहीं मुजावर शाह था ही नहीं। मेरी मोहब्बत सिर्फ मुझ तक महदूद थी, सिर्फ मुझ तक, और आज ये शौक भी सिर्फ मुझ तक महदूद है। कहीं नहीं आती रूहा शाह। आंसू बहाना तो दूर, इसने तो कभी मुस्कुराकर मुझे देखा तक नहीं। और आप कहते हैं कि इस रूहा के लिए मैं अपनी माँ बेगम का दिल तोड़ दूं? नहीं कर सकता मैं ऐसा। इस लड़की को इसके किए की सजा जरूर दूंगा, लेकिन अपनी माँ बेगम का दिल भी नहीं तोड़ूंगा मैं। वो इसे देखते हुए बोला था जब अचानक इसका फोन
जब अचानक इसके फ़ोन पर कॉल आने लगी थी। थोड़ी देर पहले ही नायरा ज़बरदस्ती से एक नंबर थमा कर गई थी। इसे लगा स्क्रीन पर चमकने वाला नंबर इसी नंबर से मिलता-जुलता है, तो इसने पर्ची निकाल कर नंबर चेक किया था। सारा इसे फ़ोन कर रही थी। सारा की कॉल आ रही है, मुझे इसने बज़म को देखते हुए बताया था। हाँ, तो ठीक है, जो दिल कर रहा है वो करो, मुझे क्यों बता रहे हो? अगर तुमने सारा से शादी करने का फैसला कर ही लिया है तो अपनी मर्ज़ी करो। वह गुस्से से कहता नीचे की तरफ चला गया था, जबकि इसने गहरी सांस लेते हुए सारा की कॉल अटेंड की थी। बज़म बहुत ज़्यादा परेशान था। मुजावर ने अचानक से शादी का फैसला कर लिया था और एक हफ्ते में वो लोग इसकी शादी के करने पर बाज़िद थे। इतनी जल्दी क्यों मचाई जा रही थी? ये भी वो बहुत अच्छे तरीके से समझता था। सबको डर था कि कहीं मुजावर शादी से इनकार ना कर दे। इतनी मुश्किल से तो वो माना था, लेकिन बज़म फिर भी परेशान था क्योंकि इसकी पूरी ज़िंदगी का सवाल था। वो अपनी ही सोच में अलमारी से अपनी कुछ ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स तलाश कर रहा था, जब अचानक ही नज़र एक छोटे से पैकेट पर पड़ी थी। इसने गैर इरादी तौर पर पैकेट खोलकर चेक किया तो बहुत सारी मेडिसिन के पैरों में आ गिरी थी, जिनमें से कई सारी मेडिसिन इस्तेमाल शुदा थी। ये कौन सी मेडिसिन थी जो इस तरह से अलमारी में संभाल कर रखी गई थी? इसने सारी मेडिसिन निकालते हुए इस पर से नाम पढ़ना शुरू किए थे। मीराल को ये वहम था कि पाकिस्तान की मेडिसिन से आराम नहीं मिलता। वो सर दर्द या बुखार की मेडिसिन भी अमेरिका से मंगवाती थी। यही वजह थी कि इसकी मेडिसिन के नाम भी काफ़ी अलग-अलग होते थे, लेकिन न जाने क्यों उसे लगा था कि इसे ये मेडिसिन चेक कर लेनी चाहिए, क्योंकि इस वक्त मीराल प्रेग्नेंट थी और कोई भी दवाई इसके लिए ख़राब साबित हो सकती थी। इसने वहीं पर बैठते हुए अपने मोबाइल में इन मेडिसिन के साइड इफेक्ट्स चेक करना चाहे थे, जिसे जैसे जैसे वो इन मेडिसिन का इस्तेमाल और असरात पर रहा था, वैसे वैसे इसकी आंखों में सुर्खी छाती जा रही थी। ओह बज़म, आप यहाँ रूम में हैं, वहाँ बाहर देखें, शादी की तैयारियां हो रही हैं। लड़कियों ने तो इतना हल्ला गुल्ला करके रखा हुआ है। वो लोग तो आज से ही ढोलकी रखने का इरादा रखती हैं। इतना जल्दी जल्दी सब कुछ हो रहा है ना। अभी मामा बेगम कह रही है कि मैं अपने घर फ़ोन करूँ, क्योंकि मेरे माँ बाबा ने वादा किया था कि मुजावर अका की शादी में वो पाकिस्तान ज़रूर आएंगे और अब इन लोगों को वादा निभाना है। इतनी जल्दी हो रही है शादी, मैं अभी फ़ोन करती हूँ। मिराल ने एक नज़र बालकनी पर खड़े बज़म को देखा था और फिर अपने मोबाइल पर मसरूफ़ हो गई थी। बज़म ने किसी तरह की कोई हरकत नहीं की थी, जबकि वो अपने माँ बाप के साथ बातों में मसरूफ़ हो चुकी थी। वो बड़ी दुखी सी बड़ी अब्बा के कमरे में आई तो सामने ही मोमरिश को बैठे देखकर इसका मूड ऑफ हुआ था। आ गया मेरा बच्चा, मेरी शहजादी, आ जाओ मेरा पराखू बच्चा। बड़े अब्बा ने इसे देखते ही अपनी बाहें फैलाई थी, जबकि वो मोमरिश को नाक चुराती बड़े अब्बा की बाजू के हिसार में आ बैठी थी। बड़े अब्बा क्या चाहते हैं, मैं अपने भाई की शादी को एंजॉय करूँ या ना करूँ? वह नाराज़गी से इसके साथ बैठकर सवाल करने लगी थी। ऑफ कोर्स बच्चा, मैं चाहता हूँ तुम शादी को एंजॉय करो। तुम्हारे भाई की शादी है, तुम एंजॉय नहीं करोगे तो भी शादी करवाने का फ़ायदा क्या है? बड़े अब्बा ने इसके चेहरे पर परेशानी देखते हुए इसे मज़ीद शह दी थी। वही तो मैं कह रही हूँ बड़े अब्बा, अब देखिए घर में मुजावर अका की शादी हो रही है, इसके बाद आके अरमान अका का निकाह होगा और ऐसे में मेरी पढ़ाई भी डिस्टर्ब होगी। चलिए, आप अपनी पढ़ाई का कोई मसला नहीं है, अपने भाइयों के लिए मैं थोड़ी बहुत कुर्बानी दे सकती हूँ, थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा पढ़ लूँगी और फिर से टॉप कर लूँगी, वो तो कोई मसला नहीं। लेकिन आपने मेरी शादी का शोशा छोड़ दिया है, मैं नहीं करूँगी इस बंदर से शादी। चले, कर लूंगी शादी। अब आपने रिश्ता तय कर दिया है तो इनकार थोड़ी ना करूंगी। बड़े अब्बा के चेहरे पर जरा सी बरहमी देखते हुए इसने फौरन बात बदली थी। हाँ भाई, बिल्कुल, मसला तो बहुत बड़ा है। मैंने ये तो सोचा ही नहीं कि अगर तुम्हारी शादी होगी तो तुम शादियाँ एंजॉय कैसे करोगी, और फिर पढ़ाई भी तो तुम्हारी डिस्टर्ब होगी। इसीलिए मैंने अपना फैसला बदल लिया है, नहीं करूंगा तुम्हारी रुखसती। बड़े अब्बा ने इसे देखते हुए कहा तो अचानक इसके चेहरे पर खुशी ही खुशी छा गई थी। वही मोमरे सीधा होकर बैठा था। ओह बड़े अब्बा, आई लव यू सो मच। आप इस दुनिया के सबसे बेस्ट दादा हैं, सबसे बेस्ट दादा, बल्कि बेस्ट से भी बेस्ट दादा। आपके सामने सब आपके सामने फीके हैं, अपने लफ्ज़ों पर कायम रहिएगा। मैं चलती हूँ। वो क्या है ना, हम ढोलकी रख रहे हैं, मुजावर अका की शादी पर खूब हल्ला गुल्ला करके करेंगे। अपने पोते को भी कहिएगा, सबके साथ सबको चाय पानी देने के लिए वेटर तो चाहिए ही होगा ना। वो दान दिखाती कमरे से बाहर भाग गई थी, जबकि बड़े बड़े बड़ी मुश्किल से नजरें बचाते एक नज़र मोमरश की तरफ देखते फौरन ही निगाहें छत की तरफ कर ली थी। आके पीछे मत देखिए बड़े अब्बा, मेरी तरफ देखिए। पोती को खुश करने के चक्कर में पोते के दिल पर छुरियां क्यों चला रहे हैं आप? वो अचानक इसके पास बैठा, इनका चेहरा थम अपने सामने कर चुका था। मैं तुम्हारे दिल पर छुरियां चलाऊंगा? अस्तगफिरुल्लाह, कैसी बातें करते हो यार। बच्ची को खुश कर रहा था। आप देखो, अपनी शादी की परेशानियों में अपने भाई की शादी को एंजॉय नहीं कर रही थी। तुम नहीं जानते, इन लड़की के दिल ना छोटे छोटे से होते हैं, चूजे जैसे। इन्हें ऐसे ही खुश किया जाता है। पढ़ाई की टेंशन है बच्ची को कि शादी के बाद पढ़ाई कैसे करेगी। अब इसे क्या पता कि हमने तो इसे यूनिवर्सिटी में तुम्हारे कहने पर ही भेजा था। ठीक से पढ़ाई नहीं कर पाएगी अरमान के निकाह वाले दिन। तुम्हारी रुखसती पक्की है, तुम फिक्र मत करो। बस बच्ची को खुश करने के लिए कहा है। अब क्या तुम्हारी खातिर अपनी पोती को नाराज कर लूं? वो इसे घूरते हुए बोले तो वक्त के लिए लम्बे इनके सीने से लग गया था। आई लव यू बड़े अब्बा, आप इस दुनिया के सबसे बेस्ट दादा हैं। अरे बड़े से बड़ा दादा भी आपके सामने फीके हैं। इसने बिल्कुल नायरा के अंदाज में कहा तो वो कहका लगाकर हंसते इसकी पीठ थपथपा गए थे। उफ, इनवाइट कर आई हूँ मैं इन लोगों को, कह रहे हैं आज ही टिकट बुक करवाएंगे। अल्लाह मामा की खुशी देखने के लायक थी। पता है आपको, मामा के मुजावर अका के साथ मोहब्बत ही अलग है। वो इसके पीछे बालकनी पर आ रुकी थी, जबकि बज़म खामोशी से खड़ा किसी और ही नुक्ते पर नजरसानी कर रहा था। जब मिराल ने आके बढ़ते हुए इसके हाथों की मुट्ठी में कोई मेडिसिन दवाई से देखा था। इस मेडिसिन को पहचानने में मिराल को एक सेकंड नहीं लगा था। ये दवाइयाँ तो इसने इस तराज में रखी थी जो बज़म कभी कभार खोलता था। वो भी आज सुबह जल्दबाजी में, क्योंकि इसके कमरे में काका आ गई थी। इसने जल्दी जल्दी दवाइयाँ छुपाकर काका के साथ ही कमरे से निकल जाने का फैसला किया था, लेकिन इसे अंदाजा नहीं था ये दवाइयाँ बज़म के हाथ लग जाएंगी।
जाएंगी। बज़म ने पलटकर एक नज़र से देखते हुए अपने हाथ में मौजूद मेडिसिन इसे दिखाई थी। मतलब वो जानना चाहता था कि इसके बारे में, ये मेडिसिन आपको कहाँ से मिली? ये तो अपने पेट में पलने वाले बच्चे को जड़ से मिटाने के लिए इस्तेमाल की जाती है ना? इससे पहले कि वो कोई बहाना बनाती, बज़म खुद ही बोल पड़ा था। बज़म वो में चटाक वो कुछ बोलने की कोशिश में नाकाम हुई ही थी कि बज़म ने एक जोरदार थप्पड़ इसके मुंह पर दे मारा था। इससे पहले कि वो गिरती, बज़म इसका हाथ दबोचकर इसे अपनी तरफ खींच गया था। पिछले 3 हफ्तों से तुम ये दवाइयाँ इस्तेमाल कर रही हो। मतलब जब से तुम्हें पता चला है कि तुम प्रेग्नेंट हो तब से इन दवाइयों का इस्तेमाल कर रही हो ताकि मेरा बच्चा तुम्हारे पेट में मर जाए। वो उसके मुंह पर चिल्लाते हुए बोला, जबकि मिराल जिंदगी में पहली दफा से इतने गुस्से में देख रही थी। बज़म, आप मेरी बात क्यों कर रही थी तुम ये इस्तेमाल? जवाब दो मुझे, इससे पहले कि मेरा ज़ब्त की इंतहा हो जाए। इस मेडिसिन की वजह बताओ मुझे। आखिर क्या मजबूरी थी तुम्हारी मिराल शाह जो तुम इतना गिर गई? क्या ये बच्चा मेरा नहीं, इस बच्चे का बाप मैं नहीं था जो इसे किसी नाजायज़ औलाद की तरफ जड़ से मिटा रही थी तुम? ये दवाइयाँ तुम्हें तुम्हारी इस दोस्त ने दी थी ना? मुझे समझ नहीं आ रहा था कि गांव की इतनी अच्छी डॉक्टर जो तुम्हें यहाँ घर पर 3 दफ़ा चेक करके जा चुकी है, इसे छोड़कर तुम बार बार अपनी सहेली की तरफ क्यों भाग रही हो? तुम्हें इससे अपना इलाज क्यों करवाना है? वो भी सब कुछ उगल चुकी है मिराल। कुछ कहने की कोशिश में थी जब बज़म ने इस पर एक और राज फाश किया था। वो कुछ कहते कहते खामोश हो गई। बज़म की आंखों की वहशत से इसे खौफ आ रहा था। फिक्र मत करो, ज़्यादा कुछ भी पूछने की जरूरत पेश नहीं आई। सिर्फ इतना ही कहा कि अगर वो मुझे हकीकत बताएगी तो मैं इस पर केस करके इसकी अगर वो मुझे हकीकत नहीं बताएगी तो मैं इस पर केस करके इसकी डॉक्टरी की डिग्री छीन लूंगा। वो मुझे सब कुछ बता चुकी है। कुछ भी झूठ बोलने या कहानी बनाने की कोशिश मत करना। जो हकीकत है वो बयान करो। तुम्हारी वो सहेली तुम्हारे सारे राज खोल चुकी है, कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। अब बस तुम्हें वो बकवास करनी है जो मैं सुनना चाहता हूँ। बोलो, ऐसी कौन सी मजबूरी थी तुम्हारी मिराल शाह जो तुमने मेरे 2 बच्चे पेट में मार दिए और अब तीसरा बच्चा कत्ल करने की कोशिश में थी? इसके बालों को अपने हाथों में दबोचे वो उसके मुंह पर दहा रहा था। इसका अंदाज बता रहा था कि वो सिर्फ आज पकड़ी नहीं गई बल्कि इसके 6 साल का राज भी खुल चुका है। और क्या बताया है इसने आपको? वो अपना आप शर्माने में कामयाब होती इसकी आंखों में आंखें डालकर सवाल कर रही थी। मेरे ख्याल में अपने कारनामे तुम मुझसे बेहतर जानती हो, लेकिन फिर भी सुनो, 2 दफा मेरी औलाद को इस दुनिया में आने से पहले कत्ल कर चुकी हो तुम, और ये तीसरी दफा था। इतना ही नहीं, 6 साल से तुमने ये प्रेगनेंसी रोकने की बहुत कोशिश की है। तुम कभी किसी जमाने में बांझ नहीं थी, बल्कि तुमने मुझे बे औलाद की बेसुकूनी दी है। तुम मुझे औलाद नहीं देना चाहती थी, तुमने मुझसे औलाद का सुख छीन लिया। 6 साल मुझे बे औलाद रखा। जानती हो इन 6 सालों में कितनी दफा अस्पताल के चक्कर लगाए हैं? ये सोचकर कि शायद मुझ में कोई कमी है, ये सोचकर कि शायद मैं ही बाप बनने के काबिल नहीं हूँ। शर्मिंदगी होती थी डॉक्टर के सामने जाते हुए। मर्दाना अना पर चोट लगती थी, मर्दानगी पर सवाल उठता था, लेकिन तुम्हारे लिए इस तकलीफ को भी सहा है मैंने। तुमने क्या किया? 6 साल तक मुझ पे औलाद की मार मारा, मुझे बे औलादी की मार मारा। मेरे घर वाले दिन रात मुझे दूसरी शादी के लिए कहते थे, जिसके लिए राजी नहीं होता था तो मुझ पर सवाल उठता था, क्या मैं मर्द नहीं हूँ जो दूसरी औरत से भी औलाद पैदा नहीं कर सकूंगा? इसीलिए डरता हूँ दूसरी औरत को अपनी जिंदगी में शामिल करने से। मेरे पापा जानती हो क्या कहते थे? शायद मेरी कमियों के राजदार हो तुम, इसलिए तुम्हारी जिंदगी में किसी सौतन को नहीं लेकर आ रहा मैं। तुमने मेरे घर वालों के सामने मुझे पल पल शर्मिंदा किया। मेरा बाप मुझे ना मर्द कहता है, और तुम, कोई जवाब है तुम्हारे पास इसका? वो गुस्से से पागल हो रहा था। हाँ, मैंने किया है ये सब कुछ, मैं कोई इनकार तो नहीं कर रही। एक दफा वजह भी तो पूछे मुझसे। आपको क्या लगता है मैंने बेवजह आपको यूं सबके सामने शर्मिंदा किया? नहीं बज़म, मैं आपसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा था आपको यूं उदास करके, लेकिन ये तो सोचे ना, ये जवानी, ये खूबसूरती औरत को एक ही दफा मिलती है, और वह भी अगर मैं बच्चा पैदा करने में बर्बाद करूंगी तो। मिराल, वो बेयकीनी से अपनी जुबान से अल्फाज तक अदा नहीं कर पाया था, तो ये वजह लेकर आई थी बस की औलाद को कत्ल करने की। क्या रखा है बच्चों में बज़म? जिंदगी बर्बाद हो जाती है। शादी करो, बच्चे पैदा करो, इन्हें बड़ा करो, इनकी पढ़ाई करवाओ, इन्हें जवान करो, इनकी शादी करो। बच्चे बच्चे उफ बच्चे। आपको पता है एक बच्चा पैदा होने के बाद औरत की कोई जिंदगी नहीं रहती बज़म। कुछ नहीं बचता एक औरत की जिंदगी में। मर्द तो बस औलाद पैदा करके अपनी मर्दानगी की मिसाल कायम कर देता है। औरत का क्या? शादी के 2.5 महीने बाद मुझे पता चल गया था मैं मां बनने वाली हूँ। शादी के 2.5 महीने बाद ही मुझे पता चल गया था कि मैं मां बनने वाली हूँ, लेकिन इस बच्चे को मैं दुनिया में लेकर आती तो 6 साल पहले ही मेरी जिंदगी खत्म हो चुकी होती। आपने दूसरा नहीं, तीसरा चौथा बच्चा तो पैदा कर ही रही होती आपका। मेरी खूबसूरती, ये दिलकश जिस्म, सब कुछ खत्म हो जाता। पेट लटक रहा होता मेरा। आपको मुझसे फिजिक्स की आपको मुझसे फ्रेगनेंस की नहीं, अपने बच्चों के दूध और डायपर की स्मेल आ रही होती। नहीं चाहिए मुझे बच्चे, ना आप चाहिए ना कल चाहिए थे। मैं अपनी ज़िंदगी ऐसे ही जीना चाहती हूँ। मुझे सिर्फ और सिर्फ आपका साथ चाहिए था। सिर्फ आपके लिए मैं अमेरिका से पाकिस्तान आई थी, क्योंकि आप बहुत खूबसूरत हैं। एक जीवन साथी के लिए मेरी रिक्वायरमेंट सिर्फ इतनी थी कि मेरा शोहर बहुत हैंडसम हो। मुझे खूबसूरत लोग और खूबसूरत चीज़ें बहुत अट्रैक्ट करती हैं। मैं यहाँ आपके साथ अपनी ज़िंदगी बनाने आई थी, बच्चे पैदा करने के लिए नहीं। आपके साथ ज़िंदगी गुजारने के लिए मुझे किसी से कोई मतलब नहीं। मुझे बस अपना कपल परफेक्ट चाहिए था। आप कहते हैं ना, मैंने कभी आपके घर वालों को नहीं समझा, कभी आपके घर वालों को अहमियत नहीं दी। हाँ, नहीं दी मैंने अहमियत, क्योंकि वो मेरे लिए अहमियत रखते ही नहीं है। मेरे लिए कोई भी अहमियत नहीं रखता, यहाँ तक कि मेरे अपने माँ बाप भी नहीं। इन्हें छोड़कर मैं आपके लिए यहाँ पर आई थी।
मेरे लिए सिर्फ बज़म शाह अहमियत रखता है। मैं अपनी ज़िंदगी में खूबसूरत मर्द चाहती थी। मेरे बाबा बिल्कुल प्यारे नहीं दिखते। आपको पता है मेरी मामा को कितनी शर्मिंदगी उठानी पड़ती है, इसलिए मैंने ख़ानदान का सबसे खूबसूरत मर्द ढूँढ लिया अपने लिए। मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए और ना ही मैं इस बच्चे को पैदा करने वाली हूँ। 6 साल से ये सब कुछ छुपा-छुपा कर मैं थक चुकी हूँ। अच्छा हुआ कि आपको खुद ही पता चल गया। मैं भी मज़ीद ये सब कुछ छुपाना नहीं चाहती। मुझे कोई बच्चा नहीं चाहिए। आप छुप-छुप कर ये दवाइयाँ खाने से बेहतर है कि मैं एक ही दफ़ा अबॉर्शन करवा चटाक। वो अभी बोल ही रही थी कि बज़म का हाथ एक दफ़ा फिर से उठा था और आपकी दफ़ा इसका हाथ इतना नरम हरगिज़ नहीं था और ना ही आपकी दफ़ा इसने इसे गिरने से बचाया था। क्या कहा तुमने? तुम मेरे बच्चे को मार दोगी। कैसी औरत हो तुम? इस बच्चे का ना सही अपनी औरतपन का लिहाज ही कर लेती कि कैसे इतने सुकून में हो तुम। ये सारी बातें कर रही हो, शर्म नहीं आ रही तुम्हें ये सब कुछ बकवास करते हुए? तुम्हें महसूस नहीं हो रहा तुमने अपनी औलाद को ख़त्म किया है, अपने ज़रिए को ख़त्म किया है जिससे तुम मुकम्मल औरत बनती? कैसी औरत हो तुम? वो जैसे भी यकीन था, इसे अल्फाज नहीं मिल रहे थे। इसे क्या कहे, कैसे एहसास दिलाए कि इसने कितना बड़ा नुकसान किया है। इसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था किसी चीज़ से। इस लड़की को एहसास तक नहीं था कि वो क्या कर चुकी है। इसके लिए सिर्फ खूबसूरती अहमियत रखती थी, सिर्फ ज़ाहिरी खूबसूरती इसके लिए मैं नहीं रखती थी। अंदरूनी खूबसूरती को वो कुछ समझती ही नहीं थी। ऐसी ही औरत हूँ मैं। नहीं चाहिए मुझे बच्चे, मुझे अपना आप अजीज़ है। अगर आपको चाहिए तो आप गोद ले लें। मैं क्यों पैदा करूँ? मैं क्यों अपना आप बर्बाद करूँ? मैं खुद को बर्बाद नहीं करूँगी, ना आपके लिए ना किसी और के लिए। ये बच्चा भी नहीं आएगा इस दुनिया में। खबरदार जो तुमने मेरे बच्चे को मारने के बारे में सोचा भी। ये मेरी औलाद है, इसके लिए कोई गलत अल्फाज मुँह में मत लाना अपनी ज़ुबान पर। एक इसके लिए कोई गलत अल्फाज भी मत लाना अपनी ज़ुबान पर। अगर तुम्हारे दिमाग में ये बात आई कि तुम इस बच्चे को मारोगी, जान निकाल दूंगा तुम्हारी। अगर इस बच्चे को कुछ भी हुआ ना मिराल, तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। वो इस पर घुरा रहा था, इसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। मिराल इसके बच्चे को मारने की बात कर रही थी। इसे अपने पिछले अमल पर कोई अफसोस नहीं था। इसकी ज़िंदगी तो अचानक ही रुख पलट गई थी। वो 6 साल से औलाद के लिए तड़प रहा था और अल्लाह 2 दफ़ा इस पर मेहरबान भी हुआ था। आप ज़बरदस्ती नहीं कर सकते मेरे साथ बज़म। मैंने आपकी खुशी के लिए बहुत ड्रामा कर लिया। अब मैं ज़िद नहीं कर सकती। अगर मैं ही औलाद पैदा नहीं करना चाहती तो आप मुझे फ़ोर्स नहीं कर सकते। मुझे नहीं चाहिए अपने सर पर ये मुसीबत। चुप, एकदम चुप। तुम जानती भी हो औलाद होना कितनी बड़ी नेमत है। क्यों अल्लाह को नाराज़ कर रही हो मिराल? ये औलाद कल मेरा नाम होगी, मेरी पहचान होगी। तुम क्यों मेरी पहचान सिरे से मिटाना चाहती हो? क्योंकि इसे आप पैदा नहीं करेंगे, मैं पैदा करूंगी। 9 महीने तक इसे अपने पेट में रखकर मैं इस दुनिया में लाऊंगी। अगर ये दुनिया में आएगा तो मेरी ज़िंदगी जहन्नम बन जाएगी। सारी ज़िंदगी इसके पीछे भागती रहूंगी मैं क्या? मेरी ज़िंदगी क्या पहले सारी ज़िंदगी बेटी रही? मेरी ज़िंदगी ही क्या है? पहले सारी ज़िंदगी बेटी बनी रहो, फिर किसी की बीवी बन जाओ, बहू बन जाओ और बाद में माँ बन जाओ। यही रह गया है औरत की ज़िंदगी में। मैं एक ऐसी ज़िंदगी नहीं गुजार सकती। मैं अपनी आज़ादी, अपनी खूबसूरती आपकी औलाद के नाम नहीं होने दूंगी। मैं आपके लिए इस कैद में रह सकती हूँ, सारी ज़िंदगी रह सकती हूँ, पर्दा कर सकती हूँ, लोगों से छुप सकती हूँ। अगर आप चाहें तो सारी ज़िंदगी एक कमरे में महदूद रह सकती हूँ, लेकिन अपना जिस्म आपकी औलाद की वजह से बर्बाद नहीं कर सकती। अब आपको मैं इसके लिए खुदगर्ज़ लगूँ या आप मुझे औरत के रुतबे से हटा दें, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन ये ड्रामेबाज़ी आप मुझसे नहीं होती। वो अपनी बात मुकम्मल करती इसे पीछे हटाकर कमरे से बाहर निकल गई थी। ना तो इसे अपनी बातों का अफसोस था और ना ही अपने किए पर कोई शर्मिंदगी। वो तो अब इसकी औलाद को ख़त्म करने की धमकी दे रही थी। दूसरों की ज़िंदगी के मसाइल हल करते-करते बज़म शाह ने कभी सोचा भी ना था कि इसकी ज़िंदगी यूँ उलझ कर रह जाएगी। निकब में बैठने के लिए नहीं कहा, काम करने के लिए कहा है। ये फूल लगाए वहाँ बाहिर। अल्लाह कैसे वेले लोग हैं इस दुनिया में। एला ये थाल वहाँ पर बाहर रखो। वो इसके ऊपर फूलों की लड़ियाँ फेंकते हुए दूसरी थाल उठाकर एला को पकड़ाने लगी थी, जबकि शाबिर तो इन छोटे-छोटे कामों में उलझ कर रह गया था। कभी ये करो, कभी वो करो। रात को इसने बहुत सारे गाँव की औरतें भी बुलाई थी ताकि ढोलकी रखवाकर खूब हल्ला-गुल्ला कर सके, जबकि कल वो अपने भाई के घर जा रही थी ढोलकी करने के लिए। यार ये लेकर जाओ, ये करो, ये जो मैडम कहती हैं। इसने फूलों की लड़ियाँ दरवाजे पर फेंकते हुए बाहर खड़े मुलाजिम से कहा था। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये काम मैंने किसको कहा है और आप किसको कह रहे हैं? बहन की शादी पे इस तरह से करता है कोई? आपने कभी किया है? बहन की शादी नहीं करवाई या कभी किसी ने आपने कभी क्या बहन की शादी नहीं करवाई या कभी किसी ने शादी में शिरकत नहीं की? अल्लाह आपको कुछ भी नहीं आता, कुछ भी नहीं। सब कुछ मेरे ज़िम्मे डाल दिया है। एक अकेली जान क्या क्या करे और फिर सारी से सारी रात सोने भी नहीं देते मुझ मासूम को। वो इसे कोसती हुई एंड पर इसके मतलब की बात भी कर गई थी। झूठ मत बोलो, कल रात तुम 2 बजे ही सो गई थी। वो इसके पीछे आते हुए बोल रहा था जब अचानक ही शकीला बोतल की जिन की तरह थाली में कच्ची मछली लेकर हाजिर हुई थी, जिस पर शाबिर ने घूर कर इसे देखा था। पिछले 3 दिन से इसके साथ यही हो रहा था। जहाँ वो असीर के ज़रा सा करीब होता, शकीला थाल लेकर हाजिर हो जाती। ये ट्रेनिंग असीर ने ही से दी थी शाबिर को सारा दिन खुद से दूर रखने के लिए, जिसको मुलाजिम जहाँ बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे, वहीं शाबिर के कातिल निगाहों का शिकार भी हो रहे थे। साईं, आपने कहा था बीबी का हुक्म आपसे ज़्यादा अहम है। शकीला सफाई देते हुए बोली, जबकि असीर वहाँ से गायब हो चुकी थी। इसमें हिलने की हिम्मत न रही थी। वो खामोश बैठा बस मिराल की बातें सोच रहा था। वो लड़की जिसकी खातिर इसने 6 साल क्या कुछ बर्दाश्त न किया था, वो इसकी औलाद को पैदा नहीं करना चाहती थी। शादी के शुरू में वो जिस महफिल में बैठता, जिस जगह जाता, सबका यही सवाल होता, खुशखबरी कब सुना रहे हो? और फिर यही सवाल इसके लिए असीयत बनने लगा था।
वक्त गुजरता जा रहा था और खुशी की कोई खबर सुनने के लिए इसके कान तरस गए थे। मिराल की तरफ से खामोशी से अंदर ही अंदर अजियत पहुंचा रही थी। इसने महफिलों में बैठना छोड़ दिया था। लोग इसे अजीब नजरों से देखते थे। इसके दोस्त हम उम्र 3-3 बच्चों के बाबा बन चुके थे और वो बे औलाद था। ये तकलीफ से सुकून नहीं लेने दे रही थी। लेकिन फिर भी इसके दिमाग में कभी दूसरी शादी का ख्याल नहीं आया था। ये सोचकर कि अगर इसने दूसरी शादी कर ली, ये इसकी जिंदगी में कोई दूसरी औरत आ गई तो वो मिराल के साथ इंसाफ नहीं कर पाएगा। और आज वही औरत जिसकी खातिर इसने अपनी जिंदगी के 6 साल बर्बाद कर दिए थे, इस बच्चे को जन्म नहीं देना चाहती थी। नहीं, वो मिराल को कोई गलत कदम नहीं उठाने देगा, चाहे इसे कुछ भी क्यों ना करना पड़े, बेशक इसे अपने मकाम से गिरना पड़े, बेशक इसे सख्ती करनी पड़े, लेकिन वो मिराल को कोई भी गलत कदम उठाने नहीं देगा। वो अब अपनी औलाद से महरूम नहीं होगा। एक्सक्यूज मी, रास्ता छोड़िए मिस्टर अका साहब, यहाँ भी कोई भी नहीं है जो आपसे बातें करने में इंटरेस्टेड हो। वो बड़ा सा थाल उठाकर नीचे आ रही थी जब ये अरमान अचानक इसके रास्ते में आ गया था। उफ, ये नाराजगी 10 दिनों से चल रही थी, अब तक खत्म नहीं हो रही थी। यार ये कैसी नाराजगी है तुम्हारी, मेरी लाई हुई सारी चीजें भी खा लेती है और फिर भी नाराजगी खत्म नहीं करती। आपकी दफा बस की चोरी पकड़ते हुए बोला तो वो मुंह खोल गई थी। अल्लाह अल्लाह, मेरी खाई हुई चीजें गिनते हैं आप? चले बड़े अब्बा के कमरे में, हिसाब कर ले मेरे साथ। वो अचानक ही नाराजगी से बोली तो ये अरमान अपनी हंसी दबा गया था। मैं अगर हिसाब करने पर आया ना तो मेरा क्यूट सा बच्चा तो बड़े अब्बा की सारी जायदाद बिक जाएगी, तुम्हारे हिसाब पूरे नहीं होंगे। मान जाओ ना यार, कितने दिन नाराज रहोगी? तुम्हें पता है तुम्हारी नाराजगी मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। वो प्यार से इसे मना रहा था। मेरे दूल्हे का नाम बताए, मैं अभी मान जाऊंगी। इसकी शर्त बरकरार थी। यार नहीं बता सकता ना, सबने मना किया हुआ है, तुम्हारे लिए बहुत बड़ा सरप्राइज है। वो इसकी मनमोहनी सी सूरत देखता हल्का सा मुस्कुराया था। वो खुद भी इसका रिएक्शन जानना चाहता था, लेकिन फिलहाल सबने इसे मना करके रखा हुआ था। ये नाराजगी खत्म नहीं हो सकती, आप जाकर बाकी सबसे अपनी रिश्तेदारियां निभाएं। वो गुस्से से कहती नीचे चली गई थी, जबकि अरमान फिर इसे मनाने की कोशिश में नाकाम रहा था। वो सारी रात बेमकसद सड़कों पर गाड़ी दौड़ाता रहा था। ये तकलीफ इसे सहन नहीं हो रही थी। 6 साल से वो औलाद की नेमत से महरूम था। वो कहाँ जानता था कि अल्लाह पाक तो इस पर मेहरबान था, लेकिन इसकी बीवी ही इसे औलाद का सुख नहीं देना चाहती थी। वो तकरीबन सुबह 10 बजे घर में दाखिल हुआ तो हर कोई काम में मसरूफ था। अरे बरसम, तुम यहाँ क्या कर रहे हो बेटा? मिराल तो तुमसे मिलने के लिए गई है। तुमने ही तो मिराल को फोन करके कहा था ना कि वो ड्राइवर के साथ शहर आ जाए, तो तुम इसका इंतजार कर रहे हो अस्पताल में। इनाम खान मिराल को लेकर अस्पताल के लिए निकल चुका है और तुम यहाँ हो। माँ बेगम इसे देखते हुए बोली थी, जबकि इसकी बात सुनकर बरसम हैरान रह गया था। ये वो क्या कह रही थी? इसने तो मिराल को कोई फोन नहीं किया था, ना ही इसे कहीं बुलाया था। मिराल इस तरह किसी ड्राइवर के साथ शहर के लिए कैसे निकल सकती है, ये जानते हुए भी कि वो इसका घर या किसी और औरत का ड्राइवर्स के साथ आना जाना पसंद नहीं करता। कहीं वो इस बच्चे को इससे आके वो सोच भी नहीं सका था। दिमाग ने तेजी से काम किया था, गुस्से से जैसे दिमाग की नसें फटने को थी। वो अगले ही लम्हे उल्टे कदम हवेली से निकला था। नहीं मिराल, मैं तुम्हें खुद के साथ इतनी बड़ी ज्यादती नहीं करने दूंगा। तुमने मेरी नरमी का बहुत नाजायज फायदा उठा लिया है। तुम ना तो नरमी के काबिल हो और ना ही मेरी मोहब्बत के। मेरे बच्चे को तुमने कुछ भी किया तो मैं तुम्हारी जान निकाल दूंगा। अपनी औलाद पर अब मैं कोई समझौता नहीं करूंगा। बहुत बड़ी गलती की है मैंने। तुम्हें पहले ही दिन से कंट्रोल करना चाहिए था। तुम्हें वैसे ही रखना चाहिए था जैसे इस खानदान की औरतों को रखा जाता है। मेरी बेजा आजादी और नरमी ने मुझे ये दिन दिखाया है, जिसके लिए मैं पछता रहा हूँ। तुम मेरी औलाद का आप कोई नुकसान नहीं कर सकोगी। मैं तुम्हें अपना नुकसान माफ नहीं करूंगा, कभी माफ नहीं करूंगा। और अगर तुमने मेरी औलाद को मारने का सोचा भी, मैं तुम्हारी जान निकाल दूंगा। वो गुस्से से पागल होता गाड़ी भगा रहा था। 4 घंटे का सफर इसने महज 1 घंटे में तय किया था। इसके आगे कौन आ रहा था, इसे कुछ भी होश नहीं था। गाड़ी ऊंची नीची सड़कों से भगाते हुए इसने अपने गुस्से पर किस तरह से कंट्रोल किया हुआ था, ये वही जानता था। बसम को बहुत कम गुस्सा आता था, और अगर आता था तो वो गुस्सा फिर जल्दी जाता नहीं था। इस वक्त वो बेकाबू हो रहा था। इसकी दिल की धड़कनें इंतहाई तेज थी। अगर पता था तो सिर्फ इतना कि वो औरत इसके बच्चे को खत्म करने जा रही है। वो औरत इसकी नस्ल को मिटाने जा रही थी। वो औरत कहलाने के लायक ही नहीं थी। इसकी माँ बनने की खबर सुनकर बज़म के दिल में इसके लिए जो एहसास जाग रहे थे वो सोने लग गए थे। एक अजीब सी नफरत महसूस हो रही थी इसे मिराल में अपनी बीवी नहीं बल्कि अपने 2 बच्चों की कातला नजर आने लगी थी। और अब वो इसकी तीसरी औलाद का कत्ल करने जा रही थी, जिसके लिए वो इसे नहीं बख्शने वाला था। हाँ, वो माफ़ी के काबिल नहीं थी। वो इस औरत को कभी माफ़ नहीं कर सकता था। 6 साल की अजियत वो माफ़ नहीं कर सकता था। एक बांझ औरत समझती है कि सहना सिर्फ इसको पड़ता है, बातें सिर्फ इसको सुनाई जाती हैं। एक मर्द पर क्या गुजरती है शायद औरत कभी नहीं समझ सकती। बांझ होना सिर्फ एक औरत की कमी नहीं होता, बल्कि एक मर्द को दुनिया के सामने नजर मिलाने के काबिल नहीं छोड़ता। वो पागल हो रहा था। इसे पता था तो सिर्फ इतना कि वो औरत इसके बच्चे को मारने वाली है। गाड़ी अस्पताल के बाहर रोकता हुआ तेजी से अंदर जा रहा था जब इनाम खान ने इसे देखा था। साईं, आपने आने में इतना ज्यादा वक्त लगा दिया। बीबी तो कब की अंदर गई हुई है। बीबी ने मुझे बताया कि आपने इन्हें फोन पर कहा था कि वो मेरे साथ शहर आ जाएं। इनाम खान इसके साथ अंदर दाखिल हो रहा था। इनाम खान, तुम्हें मुझसे तस्दीक करनी चाहिए थी। मैंने ऐसा कुछ कहा है या नहीं? वो गुस्से से पीछे धकेलता विराल के दोस्त के कमरे में दाखिल हुआ था। यह सामने खड़ी नर्स ने इसके अचानक अंदर आने की वजह जाननी चाहिए थी। वो लड़की से देखते ही पहचान चुकी थी। बीबी कहाँ है मेरी? वो इसे देखता सवाल करने लगा था। अबॉर्शन रूम में इनका अबॉर्शन हो रहा है। इसके गुस्से पर वो बड़ी मुश्किल से कुछ बोल पाई थी, जबकि नर्स ने जिस तरफ इशारा किया था वो इसी तरफ भागा था। ये क्या हालत बनाई हुई है आपने? आप दूल्हा बनने वाले हैं, जाकर अपनी तैयारी करें, फेशियल करवाएं। वो मर्दों का होता है ना, ग्रूम बात बोले। जब दूल्हा बने प्यारे लगे। हमारी दुल्हन बहुत प्यारी है। शादी के दिन दुल्हन वाली शहजादी होने
दुल्हन वाली शादी के दिन दुल्हन महाशहजादी बनी होगी और ये उल्लू की तरह होंगे। चेहरे पर सिर्फ आंखें ही आंखें नजर आएंगी। इसने जियान के खूबसूरत चेहरे पर चोट की थी। इसकी आंखें बेतहाशा हसीन थी, बिल्कुल आसिर की तरह। मैं भी सुबह से इसे यही कह रही हूँ, रात को मेहंदी है, अपनी तैयारी करे। कहीं से भी दूल्हा लग रहा है ये। सारी रात जागता रहा है, कंप्यूटर पर न जाने क्या करता रहा है और फिर दिनचर्या तक सोता रहता है। नमाज रोजे का कोई होश ही नहीं है। अम्मा ने इसे बातें सुनाई थी। खुदा के लिए अम्मा, आप भी हद करती हैं। सुबह फजर की नमाज पढ़ के सोता हूँ और जोहर से पहले जाग जाता हूँ। और दूसरी बात, मुझे कोई जरूरत नहीं है फेशियल फूशल करवाने की। शेरों के मुंह धोए हुए होते हैं। तुम जाकर अपनी ननद को दुल्हन बनाने की तैयारी करो, इसका बहुत लंबा होगा काम शाम। दुल्हन को तो 1000 जतन करने होते हैं और शायद शादी से पहले वो चेहरा भी प्लास्टर करवाते हैं और फिर इसके बाद डेंटिंग पेंटिंग भी शुरू हो जाती है इनकी। लड़कों का क्या है, मर्द तो पैदाइशी ही खूबसूरत होते हैं। वो पुरसुकून अंदाज में बोल रहा था। आंखें नींद की कमी की वजह से हर दर्जे सुरख थी। जनाब, आपको भी डेंटिंग पेंटिंग की जरूरत है। हमारी दुल्हन इतनी प्यारी है, आप इसके साथ बैठे बिल्कुल भी प्यारे नहीं लगेंगे। और आप ना जरा अपनी आंखों का भी इलाज करवाएं, कैसे सुरख हो रही हैं। वैसे बातें सुनाती स्टेज की तैयारी में मसरूफ हो गई थी। पिछले कुछ दिनों से वो अपनी कंपनी में पाकिस्तान से ही काम कर रहा था। इसकी कंपनी ने इसे वापस ज्वाइनिंग के लिए कह दिया था, लेकिन अब शादी का सिलसिला शुरू होने की वजह से वो जा नहीं पाया था। आसिर बेचारी का तो बस चक्कर लगते थे और अरबाज इस वक्त भी इसके घर के थोड़े फासले पर गाड़ी रोके बाहर खड़ा था। इन दोनों इसका बस यही काम था, आसिर को कभी यहाँ लेकर आना तो कभी हवेली लेकर जाना। आजकल शादी से ज्यादा इसका गार्ड बना हुआ था वो भी इसे लाला लाला कहती 1000 काम करवाती थी। अब यहाँ से इसे वापस घर जाना था। आज जियान की और रोहा की मेहंदी थी, जिसमें वो दोनों तरफ से शिरकत करने वाली थी। इस वक्त भी इसे रोहा के साथ इसी मेहंदी की दुल्हन बनाने के लिए पार्लर लेकर जाना था। रूहा ने कहा था कि वो अपनी पसंद की ब्यूटिशियन से तैयार होगी और इसकी पसंद की ब्यूटिशियन का सिलोन शहर के बीचों बीच था। और फिर रूहा ने सिर्फ तैयार नहीं होना था, इसे तो अपनी स्किन में बहुत सारे मसाइल नजर आ रहे थे। जनाबा का कहना था, एक अरसे से सैलून का चक्कर नहीं लगाया, इसकी स्किन खराब हो रही है, जिसका हल निकालने के लिए इसे सैलून ही जाना था और यहाँ से हसीन ने अपने घर जाना था और फिर रूहा के साथ शहर जाना था। इसने खुद भी तो तैयार होना था, हर इसके भाई की शादी थी और इन सब चीज़ों में अगर कोई बेफिक्र था तो वो शाबिर था, जो मजे से सोफे पर टांग रखे इन लोगों को पागलों की तरह तैयारियां करते देख रहा था। ऐसे में शकीला से बचकर इसने आसिर के साथ रोमांस का कोई चांस मिस नहीं होने दिया था। शाबिर की मोहब्बतों ने तो इसे सर से पैर तक अपने रंग में रंगा हुआ था। इसका सुरख अनारी खूबसूरत चेहरा देखकर इसकी माँ तो बार बार इसकी नजर उतारती थी, जबकि जियान भी अपनी बहन को खुश देखकर कुछ हद तक पुरसुकून हो गया था। इसने खुद से वादा किया था कि अगर शाबिर ने इसकी बहन की हंसी यूं ही बरकरार रखी तो वो रूहा को कभी कोई दुख नहीं होने देगा। अगर शाबिर इसकी बहन के चेहरे की मुस्कुराहट बन सकता है तो जियान भी रूहा को हर वो खुशी दे सकता है जो वो डिजर्व करती है। शुरू में इसे शादी में ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन अब अचानक से इसे हर चीज में दिलचस्पी होने लगी थी। इसकी बहन की खुशी हद से ज्यादा थी और वो किसी भी हालत में अपनी बहन की खुशी को खराब नहीं कर सकता था। और ये भी हकीकत थी कि शादी जिंदगी में एक ही दफा होनी थी, तो क्यों ना वो अपनी शादी को खुलकर एंजॉय करता। आज असीर सुबह सुबह आ गई थी और इसी वजह से वो भी सुबह सुबह ही जाग गया था। हालांकि नींद इसकी अब भी पूरी नहीं हुई थी, लेकिन रात को मेहंदी की तैयारियां खूब हो रही थी। इसकी शादी की वजह से इसके वालिदैन बेहद खुश थे। इनके हालात को देखते हुए शाबिर ने कोई बहुत लंबी चौड़ी शादी नहीं रखी थी, बस शादी सादगी से होनी थी। हाँ, लेकिन अपनी बहन की खुशी के लिए शाबिर सब कुछ कर रहा था जो इसका फर्ज था। सर, अंदर ऑपरेशन चल रहा है। आप इस तरह से नर्स अभी इसके पीछे कुछ बोल ही रही थी जब वो ड्रम से दरवाजा खोलता अंदर दाखिल हुआ था। वो डॉक्टर्स के बेहद करीब खड़ी थी, इसके हाथ में कोई चीज थी, शायद वो इसे बेहोशी का टीका लगाने वाली थी, लेकिन इस वक्त समझने या सोचने का वक्त नहीं था। वो गुस्से से आके बता अपना आपा खोता डॉक्टर के मुंह पर एक जोरदार तमाचा मार चुका था, जबकि वहां मौजूद दूसरी डॉक्टर्स और 3 नर्सेस हैरत से देख रही थी। मिराल इसे देखकर हैरान हुई थी। वो तो इसे छुपकर अस्पताल आई थी, वो यहाँ तक कैसे आ गया था? बरसम, आप यहाँ? वो कुछ बोलने के लिए उठी ही थी जब इसका दूसरा थप्पड़ मिराल का गाल सुझा गया था। वो गुस्से से इसकी चादर की परवाह किए बगैर इसे बालों से पकड़कर घसीटते हुए बाहर निकाल चुका था। मिराल शाह, तुम औरत नहीं हो, तुम औरत हो ही नहीं सकती। तुम औरत के नाम पर एक डब्बा हो। तुम एक घटिया तरीन औरत हो जिसे अल्लाह ने बहुत नवाजा है, लेकिन तुम इन रहमतों के काबिल नहीं हो। तुम एक घटिया औरत हो, तुम्हें जीने का हक नहीं है और आज मैं तुम्हें अपने हाथों से जान से मार दूंगा। मैं खुद अपने हाथों से तुम्हारे नाबाक वजूद को इस दुनिया से खत्म कर दूंगा। इसने इसे घसीटते ये सोचा नहीं था कि वैसे किस हालत में लेकर जा रहा है। इस वक्त तो शायद वो इसकी इज्जत भी नहीं थी, इसे बस ये पता था कि बस के बच्चों को मारने जा रही थी। बसम, क्या कर रहे हैं आप पागल हो गए हैं? इसके वजूद पर कोई चादर नहीं थी, बल्कि इस वक्त इसने जो लिबास पहन रखा था वो अस्पताल से मुहैया करता था। इनाम खान ने बरसम की हालत देखते ही जल्दी से गाड़ी का दरवाजा खोला था। यहाँ क्या हो रहा था इसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, बस इसका मालिक इस वक्त अपने हवासों में नहीं था। इसने इसे गाड़ी में बिठाते हुए गाड़ी के अंदर किया तो वो मचलती हुई गाड़ी से बाहर निकलने की कोशिश में थी जब एक जोरदार थप्पड़ ने इसे बेहाल किया था। वो कल से इस पर चौथी दफा हाथ उछाल चुका था और इसकी जो हालत लग रही थी, इसे यकीन था कि अगर मिराल ने मजीद कुछ भी कहना चाहा तो वह अब इस पर थप्पड़ों की बारिश कर देगा, बल्कि इसकी जान निकाल देगा। इसके गुस्से को देखते हुए वो खामोश हो गई थी, जबकि इनाम खान ने जल्दी से ड्राइविंग सीट संभाली थी। मैं इस घर का बेटा हूँ, कोई फुटबॉल नहीं। कभी एक जगह बेच रहे हो, कभी दूसरी जगह बेच रहे हो। बात सुने मेरी, मानता हूँ कि फिलहाल दूल्हा बनने के लिए 2-3 महीने बाकी है मेरे, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप लोग मुझे बिल्कुल रामू काका ही बना ले।
रामू काका की तरह ट्रीट करना शुरू कर दें। आपके सामान लाकर रखते हुए मोमरश गुस्से से बोला था। अरमान बिल्कुल वीआईपी था, इसे आजकल कोई काम नहीं करवाया जा रहा था क्योंकि मजीद 2 दिन में इसका निकाह था और ये बात इसे कल रात को ही पता चली थी। काका जानती तक नहीं थी कि इसका निकाह होने वाला है। वजाहत शाह ने अचानक ही शोशा छोड़ा था कि इनकी बेटी मजीद 2 महीनों में 18 साल की हो जाएगी, तो वो निकाह को लंबे अरसे तक नहीं रखेंगे बल्कि वो रुखसत भी कर देंगे। पहले तो ये सुनकर कितने अजीब लगा था कि अभी काका बहुत छोटी थी रुखसती के लिए, लेकिन फिर वो वजाहत शाह के फैसले के सामने कुछ भी नहीं बोल सकता था क्योंकि वो वजाहत शाह की बेटी थी। वो एक ही घर में रहते 2 बच्चों को सिर्फ निकाह तक महदूद नहीं रखना चाहते थे, इसलिए नायरा और काका दोनों की रुखसती काका की सालगिरह पर तय पाई थी, जबकि निकाह परसों होना था। यही वजह थी कि अरमान वीआईपी बना हुआ था और मछावर तो वैसे भी इतना खामोश था कि कोई इसे कुछ कह ही नहीं पा रहा था। इनके लिए इतना ही काफी था कि वो शादी के लिए मान चुका है। मोमरश बेटा, सामान ले आए तुम? ये लो लिस्ट, ये काका ने बनाकर दी है, ये भी लेकर आनी है। माँ बेगम बाहर आते हुए से कहने लगी तो वो इन्हें देखकर रह गया था। वो तो सच में इस कर रामू काका ही बन गया था। एक ही दफा क्यों नहीं बेचती हैं आपकी लाडलियां मुझे? जाकर इस दूसरी से भी पूछ कर आए, मैं दोबारा नहीं जाऊंगा। इसने ऊंची आवाज में कहा ताकि अंदर बैठी नायरा सुन सके। माँ बेगम, अगर मुझे कुछ चाहिए हुआ तो मेरी टांगे टूटी हुई नहीं है, मैं खुद ला सकती हूँ, मुझे किसी के एहसान की जरूरत नहीं। वो जो बैठी तेज तेज अपनी सारी चीजें लिखती पर्ची तैयार कर रही थी, इसकी बात सुनकर गुस्से से पेपर कागज वहीं फेंकती रूम में चली गई थी। माँ बेगम इन दोनों की लड़ाई पर साथ थमते से लिस्ट देती अंदर चली गई थी, जबकि इसकी हालत के मजे लेने वाले इस घर में बहुत थे। इसके कमरे से बाहर निकलते ही वो पीछे शानदार कहकों की आवाज सुनाई दी थी। वो इसे इसी हालत में हवेली लेकर आया, तो हवेली लाते ही इसे जनानखाने के फर्श पर लापटका था। बस हम पागल हो गए हो तुम, वो माँ बनने वाली है। प्रेगनेंसी के शुरू दिन कितने सेंसिटिव होते हैं, अंदाजा भी है तुम्हें ये क्या सलूक कर रहे हो तुम इसके साथ। माँ बेगम जब मुजावर की खुशी मना रही थी, इसके इस अंदाज पर परेशान होती भागकर मिराल को अपने साथ लगा गई थी, जो पूरी तरह से सिसक रही थी। मत तरस खाए माँ बेगम इस औरत पर, यह औरत तरस खाने के काबिल है ही नहीं। ये आज तरस खाने के काबिल है और ना ही ये पिछले 6 साल से तरस खाने के काबिल थी। अरे ये तो कातला थी, इसने मेरे 2 बच्चे पेट में मार दिए और आज ये मेरी तीसरे बच्चे को मारने के लिए जा रही थी। ये औरत कहलाने के लायक नहीं है, इसे मेरा बच्चा पैदा करने में मसला है क्योंकि इसकी खूबसूरती खराब हो जाएगी और अगर ये मेरा बच्चा पैदा करेगी तो इसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। मेरा बच्चा पैदा करके ये खूबसूरत नहीं रहेगी बल्कि बदसूरत हो जाएगी, इसकी खूबसूरती खत्म हो जाएगी। इसलिए इसने 6 साल से मुझे औलाद की रहमत से महरूम रखा। ये तुम क्या कह रहे हो बज़म? मुझे तुम्हारी कोई बात समझ में नहीं आ रही। मिराल तो बांझ थी ना, अब ये औरत कभी बांझ थी ही नहीं, सिर्फ मेरी और आपकी आंखों में धूल झोंक रही थी। और ये एक इंतहाई घटिया औरत है जो मेरे बच्चों को खा गई। अरे ये वो नागन है जो अपनी औलाद को खत्म करके सुकून महसूस करती है। अपनी औलाद का कत्ल करके ये अपनी खूबसूरती का जश्न मनाती है। आप इस पर दस ना खाएं क्योंकि अब इस पर कोई भी दस नहीं खाएगा। ये घटिया जलील औरत मेरे बच्चे को मारने जा रही थी, आज ये मेरे हाथों मरेगी। इतनी बेमोल समझ रखी है इसने बज़म शाह की औलाद के, ये बज़म शाह से बाप होने का हक छीन लेगी। मैं इसे अपने हाथों से मार डालूंगा। वो जैसे पागल होता है इसे गर्दन से पकड़कर उठाता, इसकी गर्दन को इतनी शिद्दत से दबा चुका था कि मिराल को लगा कि इसकी मौत इसके सामने खड़ी है। अका छोड़े, अका प्लीज छोड़े, इसे क्या कर रहे हैं आप? वो माँ बनने वाली है अका, वो आपके बच्चे की माँ बनने वाली है। खुदा के लिए ना करें, मर जाएंगी वो। इसके गुस्से से चिल्लाने पर मैदान खाने में आती आवाज ने मुजावर और अरमान को जनान खाने में कदम रखने पर मजबूर कर दिया था। वो कभी भी इस तरह से मामलात में आगे नहीं बढ़ते, लेकिन अब मामला हद से ज्यादा बढ़ चुका था। इस वक्त बज़म इतने गुस्से में था कि नहीं यकीन था कि वो मिराल को जान से मार डालेगा, और फिर मिराल ने हरकत भी तो ऐसी ही की थी। वो पहले इससे औलाद होने का हक छीनती रही थी और अब जब अल्लाह पाक ने इस पर फिर से मेहरबानी की थी, वो एक दफा फिर से इसकी औलाद को मारने चल निकली थी। इन लोगों को यकीन नहीं आ रहा था कि जो 6 साल से मजलूमियत की तस्वीर बनी हुई है, अचानक से इसका ये रूप सामने आएगा। मुजावर और अरमान बेहद मुश्किल से इसके हाथों से मिराल की गर्दन छुड़वाने में कामयाब हुए थे, जबकि मिराल की हालत इस वक्त ऐसी थी कि वह इस पर दूसरी निकाह भी डाल ना पाते। इसीलिए वो बज़म को जबरदस्ती जनानखाने से बाहर निकाल लाए थे, जो गुस्से से फिरे हुए बार बार मिराल की तरफ जा रहा था। इसकी हालत इस वक्त तरस खाने के काबिल थी। इनके भाई ने क्या क्या बर्दाश्त किया था वो बहुत अच्छे तरीके से जानते थे। 6 साल से इसके दोस्तों ने बात बात पर इसे ताने मारे थे। इसका बाप इसे अक्सर जलील करते ना मर्द कहते देता था। वो औरत जानती तक भी इसका बाप इसे अक्सर जलील करते ना मर्द कह देता था। वो औरत जानती थी कि वो बज़म से क्या कुछ छीन चुकी है। मिराल ने इसे धोखा देकर इसे अंदर से तोड़ दिया था। वो इस औरत के चेहरे पर कोई अफसोस देखने से भी नहीं मिल रहा था। क्या इतना सब कुछ हो गया घर में? मिराल भाभी इतना कैसे गिर सकती है, यकीन नहीं आ रहा। वालिद काफी ज्यादा परेशान लग रहा था। वालिद का फोन आते ही वो कमरे में आ गई थी और यहाँ आते ही इसने मिराल की सारी बातें से बताई थी। जी बिल्कुल, बज़म का इतने ज्यादा गुस्से में थे कि मिराल को जान से मारने लगे थे। इसके गले को इतनी जोर से दबाया है कि निशान पर गए हैं। डॉक्टर आई हुई है इसे चेक करने के लिए। बस अल्लाह खैर करे। मैं कभी सोच भी नहीं सकती कि मिराल ऐसा कर सकती है। सब घर वाले कितना ज्यादा खुश थे। माँ बेगम ने तो मुझे 10 दफा बताया कि 6 साल के बाद वो दादी बनने जा रही हैं। इनकी खुशी देखने के लायक थी। औरत होकर वो कैसे अपनी औलाद को वो कहते कहते खामोश हो गई थी, जबकि वारिस इसकी बात को समझ चुका था। यहाँ पेट में पलने वाली औलाद के सौदे हो जाते हैं। मेरी जान, तुम तो अबॉर्शन की बात कर रही हो, ये बहुत नॉर्मल हो चुका है। आजकल लोगों में खुदा का खौफ नहीं रहा। मिराल बापी 6 साल से सबके सामने मसलूबियत का ड्रामा करती रही है और इनकी हकीकत यूं सामने आई है। खैर तुम छोड़ो ये सारी बातें, परेशान होने की जरूरत नहीं। तुम ठीक हो ना?
वहाँ कोई मसला तो नहीं, सब लोग तुम्हारे साथ ठीक है ना? इसे अपनी ही परेशानियाँ थी, जबकि इसकी बात सुनकर वो मुस्कुरा दी थी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, यहाँ कोई मसला नहीं है। आप अपना ख्याल रखें और अपना सारा काम करके जल्दी वापस आएँ। रिदा का अभी 8वां महीना शुरू होने वाला है, इस वक्त इसे आपकी ज़रूरत है। वैसे देखते हुए बोली तो वारद ने इसे घूरा था, वो रिदा को बीच में क्यों लेकर आती है? हाँ, मैं कर लूँगा अपना काम खत्म, मेरे साथ तो वैसे भी सुतलियों जैसा सलूक किया गया है। मुझे यहाँ भेजकर पीछे शादियाँ करवाई जा रही हैं। मेरी इकलौती बहन का निकाह हो रहा है, मुझे यहाँ 7 समुंदर पार बैठा हुआ हूँ। वो अफसोस से बोल रहा था और अब इससे तफसील पूछने लगा था कि घर में सब लोग इसके साथ कैसे हैं। इसे अपनी ही परेशानियां थी और उसकी परेशानियों को बहुत अच्छे तरीके से समझ भी सकती थी। आज अमना बेगम ने काफ़ी गुस्से से बाहर की सफाई करने के लिए कहा था, लेकिन अचानक ही मुजावर के आ जाने की वजह से वो खामोश हो गई थी। वारद के साथ मुजावर की दोस्ती हद से ज़्यादा थी। इन्हें डर था ये कहीं वो वारद को बताना दे इस बारे में, और फिर वो किसी का लिहाज तो नहीं रखता सिवाय माँ बेगम के। ऐसा कोई इंसान नहीं था इस घर में जिसको इनकी गलत बात पर इसने टोका ना हो। और फिर मुजावर का लहजा शुरू से ही सख्त था। इसके बाबा भी सख्त लहजे के मालिक थे। बात बिल्कुल आम सी होती, लेकिन लहजा इतना सख्त कि सामने वाला लरस कर रह जाता। इसका लहजा भी ऐसा ही था, बात करे तो पत्थर मारे। घर वाले इसके लहजे की पहचान रखते थे, लेकिन फिर भी इसे जरा फासले पर ही रहते थे। इसके साथ मुंहमारी कोई भी नहीं कर सकता था, इसलिए वो अपनी आदत दूरी छोड़कर अंदर चली गई थी। बाकी सब लोग इसके साथ बहुत अच्छे थे, इसे किसी से कोई मसला नहीं था और वो शादी का बहुत ज़्यादा इंजॉय भी कर रही थी। और आप वारद को भी इसी बारे में बता रही थी। वारद भी इसे खुश देखकर परसुकून था। आपका बेबी ठीक है, लेकिन आपको एहतियात की ज़रूरत है। आपने किस तरह की मेडिसिन का इस्तेमाल कर रखा है, आपको अंदाज़ा भी है इस मेडिसिन की वजह से अपनी सारी ज़िंदगी माँ नहीं बन सकेंगी। वक्ती तौर पर माँ बनने की ख्वाहिश ना होना समझ में आता है, लेकिन आप जो मेडिसिन इस्तेमाल कर रही हैं ये आपके फ्यूचर के लिए कितनी नुकसानदायक साबित हो सकती है, आपको अंदाज़ा भी है। ये जानते हुए भी कि आप इस गाँव के होने वाले सरपंच की बीवी है, आपने इस बच्चे को अबॉर्ट करवाने की कोशिश की। डॉक्टर बेयकीनी से इसे देख रही थी। इसका चेहरा प्रॉपर चेकअप करने के बाद इसका प्रॉपर चेकअप करने के बाद अब वो इसकी दवाइयाँ चेक कर रही थी जो वो आजकल इस्तेमाल कर रही थी। मुझे कोई बच्चा नहीं चाहिए और ना ही मैं कभी माँ बनना चाहती हूँ। मुझे इस मुसीबत से छुटकारा चाहिए। मिराल बेहद गुस्से से उठकर बैठते हुए बोली तो माँ बेगम हैरान रह गई थी। इस बात पर यकीन करना इनके लिए मुमकिन ही नहीं था। कहाँ वो 6 साल से मसरूबियत का रोने वाली लड़की और कहाँ की लड़की जो उनके सामने बैठी हुई थी। ये आप कैसी बातें कर रही हैं मिराल? अल्लाह पाक ने आपको औलाद की नेमत से नवाजा है और आप कहती हैं आपको औलाद नहीं चाहिए। आप जानती हैं इस दुनिया में कितनी औरतें हैं जो दिन रात बस खुदा की तरफ से इस तोहफे का इंतजार करती हैं, रोती हैं, तड़पती हैं, तहज्जुद अदा करती हैं ताकि इन्हें औलाद की नेमत नसीब हो। अल्लाह आप पर मेहरबान है तो आप इस तरह इसकी मेहरबानी का सिला नाशुक्री करके दे रही हैं। देखिए मिराल, मैं जानती हूँ आप अपनी बॉडी को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हैं। मैं देखती हूँ अक्सर प्रेग्नेंट लेडीज़ को यही मसला होता है कि बच्चा पैदा करने के बाद इनका वेट बढ़ जाएगा या पेट लटक जाएगा, लेकिन इन सब चीज़ों के लिए खास मेडिसिन आती है। आपको बेबी की पैदाइश के बाद ही हर चीज़ मैं खुद मुहैया करूँगी। आप खुदा के लिए ये काम ना करें, इससे आपकी जान का भी खतरा हो सकता है। हाँ, सिर्फ बच्चा पैदा करने की नहीं, औरत को मेंटली तौर पर बच्चे के लिए तैयार होना चाहिए और आप मेंटली तौर पर बच्चे के लिए तैयार बिल्कुल भी नहीं है। देखिए मैं खुद एक औरत हूँ, मैं आपकी प्रॉब्लम को समझ रही हूँ, लेकिन इस प्रॉब्लम का हल बच्चा पैदा ना करना हरगिज़ नहीं है। औरत का तो वजूद ही तब मुकम्मल होता है जब वो अपनी औलाद को इस दुनिया में जन्म देती है, माँ बनती है। डॉक्टर से समझाते हुए बोल रही थी, वो उसे समझाने की हर मुमकिन कोशिश कर रही थी, लेकिन इसके सर पर तो जुनून सवार था। इसको पता था सिर्फ इतना कि बज़म ने इसे जान से मारने की कोशिश की। अगर घर में मुजावर और यरमान ना होते तो यकीनन वो जान ले लेता। जिस तरीके से वो इसका गला घोंटे हुए था, इसकी सांसें रुकने को थी। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे यहाँ नहीं रहना, मैं अमेरिका वापस चली जाऊँगी। ना तो मुझे ये बच्चा चाहिए और ना ही मुझे बज़म शाह जैसे जाहिल इंसान चाहिए। मुझे लगता था बज़म शाह सबसे अलग है, सबसे मुनफरद है, लेकिन वो भी ऐसा ही इंसान है जैसा कि सबके जैसा। मेरी माँ ने मुझे पहले ही ये शादी करने से मना किया था। उन्होंने मुझे कहा था कि गाँव के लोग वैसे नहीं हैं जैसे मैं सोचती हूँ। बज़म की शक्ल देखकर मैं इसे शादी का फैसला नहीं कर सकती, लेकिन मैंने सिर्फ खुद की सुनी, सिर्फ अपनी और बज़म से शादी करने का फैसला कर लिया। इसकी खातिर यहाँ तक आ गई। इसकी खातिर 6 साल से अपने आप को टेंट में लपेटते हुए हूँ, लेकिन इसे फिर भी मेरी मोहब्बत समझ में नहीं आई। बच्चा बच्चा बच्चा, इसकी सोच बच्चे से शुरू होकर बच्चे पर ख़त्म होती है। बच्चा नहीं हो गया क्या ज़िंदगी नहीं होगी हमारी? एक इस बच्चे की वजह से सुकून की सांस नहीं ले पाई 6 साल तक मैं यहाँ रहूँगी ही नहीं। मैं आज ही अपनी टिकट कन्फर्म करवा के वापस चली जाऊँगी। वो गुस्से से बेड से उठी थी जब बज़म कमरे में दाखिल हुआ। इसके गुस्से से तो आज आमना बेगम भी कांप रही थी, जबकि माँ बेगम ने तेजी से इसकी तरफ बढ़ते हुए इसे रोकना चाहा था, जो एक दफा से वहशतनाक अंदाज में मिराल की तरफ बढ़ने लगा था। पीछे हट जाए माँ बेगम, मैं भी तो सुनूं आखिर ये क्या कह रही है। ये मेरे बच्चे को मार देगी और मेरे बच्चे को यहाँ से ले जाएगी। क्या कहा इसने? मैं जाहिल मर्द हूँ, तो अब मैं इसे बताता हूँ कि जाहिल मर्द कैसे होते हैं। इसका से तो क्या ये इस कमरे से भी बाहर कदम नहीं रखेगी। वो गुस्से से मिराल के करीब आता इसे बालों से दबोच चुका था। तुम्हें अपनी माँ की बात मान लेनी चाहिए थी मिराल। तुम्हें 6 साल पहले यहाँ पाकिस्तान आना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि यहाँ आने से पहले तुमने मेरे बारे
में ठीक से कुछ जाना ही नहीं था, लेकिन अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि शाह हवेली के लोग कैसे होते हैं। 6 साल से तुम्हें इस टेंट में लपेट कर रखा है ना, आने वाले 8 महीनों तक इस कमरे में कैद रहोगे, जब तक मेरी औलाद इस दुनिया में नहीं आ जाती। मैं तुम्हें इस कमरे से बाहर कदम नहीं निकालने दूंगा, और 8 महीने के बाद तुम्हारा जहां दिल चाहे तुम वहां दफा हो सकती हो, क्योंकि तुम जैसी औरत कम से कम मेरी बीवी बनने के काबिल नहीं है। मैं तुम्हें खुद अपनी ज़िंदगी से निकाल कर बाहर करूँगा, तलाक की सूरत में, ताकि तुम्हारे वापस आने का कोई रास्ता ना बचे। और जहाँ तक मेरे बच्चे का सवाल है, तो वो तो मेरा बच्चा होगा, वो मेरे पास ही रहेगा। इसे तुम्हारी ज़रूरत कभी महसूस नहीं होगी। मेरा बच्चा मेरे हवाले करके तुम जहाँ जाना चाहती हो जा सकती हो, बल्कि तुम्हारे रास्ते से ये रिश्ता दीवार बल्कि तुम्हारे रास्ते से ये रिश्ते की दीवार मैं खुद अपने हाथों से हटाऊंगा। वो गुस्से से पर धकेलता बेड पर गिरा चुका था। ये लड़की इस कमरे से बाहर नहीं निकलनी चाहिए। अगर ये लड़की इस कमरे से बाहर निकली तो मुझसे बड़ा कोई भी नहीं होगा, इसने माँ बेगम को देखते हुए कहा था, जबकि अमना बेगम तो मुसलसल कांप रही थी। इन्हें याद था तकरीबन 8 साल पहले अपने दोस्तों की सिफ्त में एक दफा वारद शराब पी कर आया था, जिसकी वजह से इसके कदमों के लड़खड़ाहटने से परेशान किया। शाम होने से पहले वो उसके बारे में सब कुछ जानकर घर आया, और घर आते ही इसने इसे लोहे के राड के साथ मारा था। इतना मारा था कि इसके बाद वारिद ने जिंदगी में कभी दोबारा शराब की तरफ हाथ भी ना बढ़ाया था। सिर्फ वारिद ही नहीं बल्कि घर के सारे लोग इसके दिल में सिर्फ वारिद ही नहीं बल्कि घर के बाकी सारे लोगों के दिल में भी इसका डर था। इसका गुस्सा इंतहाई खतरनाक था। वो गुस्से में बिल्कुल पागल हो जाया करता था, जिस तरह इस वक्त हो रहा था। इस वक्त तो इन्हें बज़म में वही 8 साल पहले वाला बज़म नजर आ रहा था, जो अपनी बात ना मानने वालों का बुरा हाल कर देता था। अल्लाह अल्लाह, ये इतने ज्यादा प्यारे क्यों लग रहे हैं। वो सीढ़ी से उतरते काली शलवार सूट कमीज में ऊपर ब्लैक शॉल कंध ऊपर डाले शाबिर को देखते हुए बोली, तो इसकी बात पर दुल्हन बनी रूहा हैरान हुई थी। वो बस थोड़ी देर पहले ही पॉलर से तैयार होकर आई थी और आते ही अपने कमरे में चली गई थी। अब जब मेहमान आ गए थे, तब इसने रूहा को नीचे ले जाने का फैसला किया था। जब शाबिर को सब मेहमानों के साथ मसरूफ देखा, अंदर तो सिर्फ औरतें ही थी, लेकिन इन औरतों में खड़ा हुआ अकेला मर्द सबसे ज्यादा प्यारा लग रहा था। जबकि एला भी इसके नजदीक ही खड़ी थी। इसने आज भी मेहंदी के लिहाज से गुलाबी कलर रंग का पाकिस्तानी जोड़ा पहन रखा था, जो इस पर बहुत ज्यादा सूट कर रहा था। माशाल्लाह बोलते हैं लड़की, तुम तो नजर लगा रही हो मेरे भाई को, रूहा ने सिर कर कहा था। अरे नजर ना लगाऊं तो और क्या करूं, इतना तैयार शर होने की जरूरत ही क्या थी, इनकी शादी थोड़ी है। वो गुस्सा होती शकीला को रूहा की साइड पर करती वो तेजी से सीढ़ियों से नीचे उतर गई थी। खोलें दरवाजा, आप लोग मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। आप लोग मुझे इस तरह कमरे में बंद नहीं कर सकते। मैं नहीं रहूंगी यहाँ। कोई मेरे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकता। मुझे नहीं पैदा करना इस इंसान के बच्चे को। मैं अपना आप बर्बाद नहीं होने दूंगी। ये बच्चा कभी मेरे रास्ते की दीवार नहीं बन सकता। नहीं चाहिए मुझे औलाद, नहीं चाहिए मुझे कोई बच्चा। इन बच्चों के चक्कर में अपनी जवानी तबाह नहीं करूंगी मैं। वो दरवाजे को जोर जोर से पीट रही थी। पूरी हवेली में दरवाजे की आवाज़ गूंज रही थी, लेकिन कोई नहीं था जो इसको बाहर निकालता। सब लोग बाहर आकर मचावर की मेहंदी की तैयारियों में मसरूफ हो गए थे। घर में एक तरफ शादी का माहौल था, तो दूसरी तरफ मिराल ने शोर शराबा मचाया हुआ था। लेकिन इस वक्त मिराल पर ना तो किसी को तरस आ रहा था और ना ही कोई इसका दरवाजा खोलने का इरादा रखता था। बसम बेटा, मुझे डर है कहीं मिराल कमरे में अपने आप को नुकसान, फिक्र मत करे। इसे अपने आप से प्यार कुछ ज्यादा ही है। वो खुद को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती। इसे अपने आप से मोहब्बत है। वो ऐसा कुछ भी नहीं करेगी जिससे इसकी अपनी जान को खतरा हो। वो बिल्कुल रिलैक्स अंदाज में बोला था। 6 साल गुजारे हैं इस औरत के साथ। वो बहुत अच्छे तरीके से समझता था मिराल की फितरत को। वो अपने जिस्म को लेकर शुरू से ही ऐसी ही थी। अगर गलती से इसके जिस्म पर कोई निशान, कोई दाग धब्बा आ जाता तो वो हंगामा कर देती, अलग अलग ट्रीटमेंट लेती थी। एक दफ़ा तो बात सर्जरी तक जा पहुंची थी। इसे अपना आप परफेक्ट चाहिए था, और इतना ही नहीं बल्कि इसे अपने साथ चलने वाला इंसान भी परफेक्ट चाहिए था। वो खुद को हर लिहाज से परफेक्ट देखना चाहती थी। 6 साल से इसने खुद को मिराल की परफेक्शन को लेकर पागलपन को देखा था, लेकिन वो पागलपन इसके बच्चे की राह में आ जाएगा ये इसने कभी सोचा भी नहीं था। इसे जब से पता चला था कि रूहा और असीर ब्यूटी पार्लर से लौट कर आई हैं, वो तब से ही अंदर आ गया था, लेकिन वो इसे कहीं भी नजर नहीं आ रही थी। वो अंदर आया तो इसे बहुत सारी औरतें नजर आई थी, लेकिन इला के अलावा कोई भी औरत इसकी पहचान की नहीं थी। तभी तो वो इला से इशारों में पूछने लगा था कि असीर कहाँ है, जो इसे असीर के बताने के बजाय ये बता रही थी कि वो कितनी प्यारी लग रही है। वो हाथों के इशारे से कभी अपने चेहरे को हाथ लगाती तो कभी अपने हाथों से दिल बनाती। शाबिर इसके इशारे बहुत अच्छे तरीके से समझ गया था। अब तो इसे यहाँ रहते कितने दिन हो गए थे, इसकी बातें समझना मुश्किल नहीं था। ओ हेलो मिस्टर दुल्हन के भाई, शादी आपकी नहीं है क्या? शादी आपकी नहीं है क्या? काला जोड़ा पहन कर आ गए हैं। किस अकल के अंधे ने कहा आपसे कि आप पर ये काला जोड़ा प्यारा लगता है? वो गुस्से से इसके सर पर सवार हुई थी। कोई अकल का अंधा क्यों कहेगा? इतना तो मैं खुद भी जानता हूँ कि मुझ पर क्या प्यारा लगता है और क्या नहीं। और ये काला जोड़ा तुम ही मेरे लिए लेकर आई थी मेहंदी पर पहनने के लिए। वो तो इसके मुंह से तारीफ सुनना चाहता था, इसकी चली करती सुनता वो हैरान ही तो रह गया था। मैं लेकर आई थी तो आपने पहन लिया। कम से कम एक दफ़ा मुझे पूछना तो चाहिए था ना। वो बेतहाशा खूबसूरत पैरट शरारे में आसमान से उतरी हुई कोई हूर ही लग रही थी, लेकिन इसका गुस्सा वल्ला वल्ला। मैं चेंज कर लेता हूँ आसिर, रिलैक्स हो जाओगे। ये अच्छा नहीं लग रहा तो मैं कुछ और पहन लूंगा। इसके गुस्से को समझने की कोशिश में नाकाम होते हुए वो बोला था, नहीं आप पहन लिया है तो रहने दें, कुछ तस्वीरें वगैरह बनवा लीजिएगा। और हाँ, आप यहाँ पर औरतों में घूम रहे हैं, किसी लड़की ने आपसे ये तो नहीं कहा कि आप प्यारे लग रहे हैं? अंदाज जरा तफ्शीशाना था, जबकि वो हैरान हुआ था।
कहा है कुछ आंटियों ने, वहाँ जो बैठी हैं अभी तारीफ करके गई हैं मेरी। इसने सामने बैठी कुछ औरतों की तरफ इशारा करते हुए इसे बताया था। तो आपने इन्हें नहीं बताया कि आप शादीशुदा हैं? इसने गुस्से से इसे घूर कर पूछा था। मेरा चांद, वो जानती है कि मैं शादीशुदा हूँ। इसने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा। तो आसी ने आंखें घुमाई थी। मतलब कि आपने इन्हें नहीं बताया? वो कमर पर हाथ टिकाते हुए सवाल करने लगी थी। चाहिए बता कर आइए आप इन्हें कि आप शादीशुदा हैं। आपकी एक बीवी है जो बहुत खूबसूरत है और आप इससे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। वो इसे जाने का इशारा करते हुए बोली थी, जबकि इसकी बात सुनकर एला भी हैरान हो रही थी। अब वो इसकी बात समझी थी। ये शावीर नहीं जानता था। मेरा चांद, क्या बनाना है इनको, क्या बताना है इनको? पता है मेरा बच्चा, इन्हें बताने की जरूरत नहीं है। वो प्यार से इसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोला। तो इसने गुस्से से इसका हाथ झटका था। जाइए और इन्हें बता कर आइए कि आप शादीशुदा हैं और ये भी कि आप अपनी बीवी से बहुत प्यार करते हैं। इसका गुस्सा बरकरार था, जबकि शावीर हार मानते हुए इन औरतों के पास आकर खड़ा हुआ था। वो मैं आपको बताने के लिए आया था कि हाँ हाँ शावीर बेटा बताओ ना, तुम क्या बताने आए थे? औरत ने मुस्कुराते हुए पूछा। जी आपको पता है मैं शादीशुदा हूँ और मेरी बीवी बहुत खूबसूरत है, इसे बहुत प्यार करता हूँ। इसने मुस्कुराते हुए कहा था, जबकि वो हैरत से एक दूसरे को देखने लगी थी। हाँ बेटा, हम जानते हैं तुम शादीशुदा हो और माशाल्लाह से तुम्हारी बीवी बहुत खूबसूरत है। अल्लाह पाक तुम दोनों का प्यार कायम रखे। औरत ने नासमझी से इसे दबा दी थी। आमीन सुम्मा आमीन, शुक्रिया। वो मुस्कुरा के कहता वापस आसिर के पास आ गया था, जो काफी खुश नजर आ रही थी। गुड मेरा बच्चा, गुड बाय मेरा क्यूट सा बेबी। अब अगर कोई भी लड़की आपके पास आई कि आपकी तारीफ करेगी तो आपने आगे से यही जवाब देना है। आई मेरी बात समझ में? और वो इसकी तरफ देखते हुए बोली थी, जबकि शावीर ने बेसाख्ता ही इसके लबों पर अपने लब रखना चाहे थे। लेकिन आसी तो जैसे अब इसकी हर हरकत को समझने लगी थी। वो अचानक ही इसके होंठों पर हाथ रखती से आगे पीछे का इशारा करने लगी थी, जहाँ बहुत सारे लोग इनकी तरफ मुतवज्जो थे, लेकिन वहां पर परवाह किसे थी। शावीर ने अपनी किस को मिस करने पर नाराज होता इसे घूरने लगा था। अंदाज बदल लिए हैं मेरे चांद, लगता है मेरी मोहब्बत ने तुम्हारे दिल पर दस्तक देना शुरू कर दी है। वो उसके कान में सरगोशी नुमा आवाज में बोला था। इसके बाद वो शर्माकर सर झुका गई थी, जबकि पास से गुजरती एक लड़की ने शावीर को बड़े अजीब अंदाज में इशारा किया। तो इसकी सारी शर्म और हया अचानक इसके चेहरे से गायब हुई। वो इसे घूरने लगी थी। जब शावीर ने फौरन से लड़की के पास आते इसका रास्ता रोका था। मैं एक शादीशुदा इंसान हूँ और मैं अपनी बीवी से बहुत ज्यादा मोहब्बत करता हूँ। वो इस लड़की को देखकर अजीब से अंदाज में बोला था, जिसकी बात का मतलब समझे बगैर मुस्कुराकर वहां से भाग गई थी और इधर आसिर की हरकत पर खुश होने के बजाय पैर पटकती रूहा की तरफ चली गई थी, जबकि शावीर सर खुजाकर रह गया था। इसके साथ हो क्या रहा था? मेहंदी की रस्म हो रही थी। सब बारी बारी आकर मुजावर को मेहंदी लगा रहे थे। इसके चेहरे पर इस वक्त जितनी संजीदगी थी, किसी मजाक का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। सब लोग बेहद संजीदगी से इसकी रस्म कर रहे थे। बारी बारी आकर सारे मेहंदी लगा रहे थे। जब काका के बैठते ही इसका फोन बजने लगा था। सारा का फोन है इस पर, मेरा मतलब है सारा भाभी का फोन है। हाउस स्पीड, अब इसे फोन पर बातें हो रही हैं। वो बातें को लंबा खींचते हुए बोली तो सबके चेहरे पर दबी दबी मुस्कुराहट आई थी। आज से पहले सारा तुम्हारी आप ही नहीं थी। वह सारा के साथ भाभी लफज के इजाफे पर थोड़ा हैरान हुआ था। थी तो, लेकिन अब तो वो मेरी होने वाली भाभी है ना। आपके हवाले से तो अब भाभी कहने की आदत डालनी पड़ेगी। वो दांत दिखाते हुए इसे काफी क्यूट लग रही थी। बस इसका निकाह था, उसकी शरारतें खत्म होने में नहीं आ रही थी। आप ही बोलो, निकाह हो जाए फिर भाभी कहना। वो प्यासे इसके गाल थपथपाते हुए बोला था, जबकि इसके इतने नरम अंदाज पर काका हल्का सा मुस्कुराती इसके करीब से उठी थी। वो फोन अटेंड करता अपने कान से लगा चुका था। क्या पूछ रही थी सारा? नायरा इसके पास बैठते हुए सवाल करने लगी। नायरा और सारा दोनों ही काफी क्लोज फ्रेंड थी। कजन होने के साथ साथ दोनों में दोस्ती का भी रिश्ता था। पूछ रही थी कि हम लोग मेहंदी लेकर कब तक आ रहे हैं। मुजावर ने नॉर्मल लहजे में जवाब दिया था। इसका इतना नॉर्मल अंदाज किसी से भी हजम नहीं हो रहा था। हाय बेचारी से इंतजार नहीं हो रहा। इसे बता दीजिए आपकी रस्म खत्म करते ही हम लोग यहाँ से निकलेंगे। इसके हाथ पर मेहंदी लगाते हुए उसके घने बालों में तेल लगाने लगी थी। जब नायरा ने देखा, वो तेज तेज मैसेज टाइप करता सारा को सेंड कर चुका था। नायरा को खुशी हुई थी। कौन कहता है मर्द अपनी पहली मोहब्बत नहीं बुला सकता? अगर कोशिश करें तो ये भी किया जा सकता है। मुजावर ने अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने का फैसला किया था और वो आगे बढ़ने की कोशिश में कर रहा था। बस इसे अपने अपनों के साथ की जरूरत थी और वो सब इसके साथ थे।